अच्छा जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास इस दफ़ा जो केस स्टडी आई है उसमें आपको एक सवाल दिया है एयरलाइन इंडस्ट्री का, जो कि एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है। और उसमें वो जानना चाह रहे हैं कि कौन से हमारे जो रूट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, और उस हिसाब से हम उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। सही है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्लाइट्स या उसका रूट क्या होगा, एक खास उन्होंने एक प्राइसिंग सेट की हुई है, और वो उन्होंने सेट की हुई है उसकी सीटिंग के हिसाब से कि इकोनॉमी क्लास की सीट्स कितनी हैं और कंफर्ट इकोनॉमी की कितनी है, बिजनेस क्लास की कितनी है। नॉर्मली तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ्लाइट में इस तरह की इतनी ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं होते, लेकिन ये कि इंटरनेशनल में आपको नज़र आते हैं। तो उसमें तकरीबन 50 सीटें इकोनॉमी की हैं, 30 कंफर्ट है, 20 बिजनेस की हैं, 5 एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, 2 प्रीमियम, एक मीटिंग कैबिन। तो उन्होंने उस हिसाब से अलग अलग उन्होंने प्राइसिंग सेट की हुई है। लेकिन जो फ्लाइट के ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट आती है ऑपरेशनल, और जो भी बाद में आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे होते हो या एलोकेट कर रहे होते हो, जो भी उसके फिक्स एक्सपेंसेस हैं या रूट के एक्सपेंसेस होते हैं, जहाज जिस जिस एरिया से गुजरता है, जिस कंट्री से गुजरता है, उस कंट्री के सिविल एविएशन के चार्जेस भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। उसकी रेडार की कॉस्ट, उसकी सपोर्ट की कॉस्ट, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर एलोकेट हो रही होती हैं। सही। तो वो रूट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये जानने के लिए उन्होंने आपको एज अ डाटा एनालिस्ट हायर किया है। और अब आपको उसमें सवाल दिया है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी शुरू हो रही है वन बाय वन, ए बी सी। तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए पे फोकस करेंगे। तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन आप लोग को ऑलरेडी मिल गया होगा। तो सोल्यूशन जो है वो फाइल जो है आपके पास बिल्कुल एंड टू एंड तैयार है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से इसको लेके चलूंगा। सही है। तो हम बिल्कुल एक नई फाइल बनाते हैं। ये मैं एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल ओपन कर रहा हूँ, और रिक्वायरमेंट नंबर ए के ऊपर फोकस करते हुए हम सारे टेबल्स को हम लोड करेंगे। तो मैंने एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट की। ये एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गई। और अब इस ब्लैंक रिपोर्ट में मैं उस वर्कबुक को कनेक्ट करूंगा जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, जिसके अंदर मैं लोकेशन को सेट कर सकता हूँ। मैंने ये जो डाटा सेट जो मुझे आई कैप की तरफ से मिला है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और अब यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन देगा कि मुझे कौन कौन से टेबल्स को लोड करना है, कौन कौन सी शीट्स को। अगर आप थोड़ा सा पॉज करोगे तो थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पे जो भी उसने टेबल्स को डिटेक्ट किया होगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखेंगे सजेस्टेड टेबल्स आ रहे हैं। तो आपको ये सारे ही चाहिए, तो आप सबको यहाँ पे आप डिटेक्ट कर लोगे, और ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करोगे तो वो आपकी सारी क्यूरीज आपकी लोड हो जाएंगी। सही। अच्छा, जब ये सारी क्यूरीज लोड हो जाएंगी तो आप अगर मेरी फाइल देखोगे तो हो सकता है आपको शायद इसमें बाइफिकेशन नजर आए। मैंने क्या किया है, मैंने जो डिम टेबल है वो एक तरफ कर दिए और फैक्ट टेबल एक तरफ कर दिए। ये रिक्वायरमेंट एग्जाम की नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है। सही है। अगेन इसके अंदर भी मैं कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। इसको मैं एक नए ग्रुप के अंदर लेके जा रहा हूँ, सेल्स टेबल को। इसको मैंने नाम दे दिया फैक्ट टेबल। और जो बाकी जो है, इन सबको मैंने कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया चारों। और उसको मैंने मूव न्यू ग्रुप पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके, और उसमें मैंने लिख दिया डिम टेबल। तो ये चारों क्यूरीज आपकी डिम टेबल पे चले गई और एक आपकी फैक्ट टेबल पे चले गई। अच्छा, अब क्या है कि ये इतने बड़े बड़े इसके नाम है, तो नाम एडिट हो जाते हैं। F2 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इसका नाम एडिट करने को दे देगा। सेम इसी तरीके से इसका भी हम नाम चेंज कर देंगे। इसको हमने नाम लोकेशन दे दिया। तो टेबल्स के नाम जो हो वो उस तरह के हों कि बहुत लंबे चौड़े ना हो, आपको समझ में आ रहा हो। इसका नाम हम एक्सपेंस दे देते हैं। इसका नाम हमने प्राइसिंग कर देते हैं। और इसका नाम हमने एम्प्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये 5 टेबल्स हमारे बन गए। अब इसमें बस ये देखना है कि किसी किस्म की कोई मिस अलाइनमेंट तो नहीं है। नॉर्मली क्या था, आज से कुछ सालों पहले पावर क्यूरी में कुछ काम हमें करने पड़ते थे, लेकिन अब वो काम काफी हद तक कर देता है। यहाँ आपको अप्लाइड स्टेप्स में कुछ काम किया हुआ नजर आ रहा होगा हर क्यूरी के अंदर।
उसने कुछ काम कर दिया है, जो नल वल थे जो भी रिमूव करना था वो उसने कर दिया। स्टिल उसके बाद भी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी मेक श्योर कर लेंगे यार सब चीज़ें ओके हैं नहीं है, कॉलम के जो नाम्स हैं वो ओके हैं, कॉलम्स की जो डेटा टाइप्स हैं वो सही हैं, यानी किसी किस्म का कोई कहते हैं नल या मिसिंग डाटा तो नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि भाई मिसिंग डाटा है, तो आप किसी भी एक ऐसे कॉलम जो यूनिक है उस पर आप क्लिक करें, और उस पे आप जो भी नल है या एम्प्टी है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है रिमूव एम्प्टी, आप इस पे क्लिक करोगे तो वो खुद ही एक अगला स्टेप बनाएगा, और उस स्टेप में दो चीज़ों को हटा देगा। कहीं पे भी नल होगा वो, या बाज़ औक़ात होता है कोई स्पेस के साथ भी नल आ रहा होता है, तो वो आपको उसको भी रिमूव करवा देगा। सेम ऐसी ही आप हर क्यूरीज में जाके, भले आपको नजर भी आ रहा है कि कोई नहीं नहीं है, लेकिन कल तो अगर से आपके पास कोई डाटा सेट चेंज होता है उसको रिफ्रेश करना है और उसमें बाल औकात नल आ जाए, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए ये है कि आप पहले से उसको नल कर लें। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन के अंदर एक सिचुएशन ये है कि उसने हेडर्स को प्रमोट नहीं किया, और यहाँ पे प्रमोट हेडर का आपके पास ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा कि उसने किया नहीं है, तो आप ये चेंज टाइप जो लास्ट स्टेप है इसको आप क्रॉस कर दोगे, और फिर आप यहाँ पे होम पे जाके आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो आप इसको कर दोगे तो इसने हेडर्स को प्रमोट भी किया और उसकी टाइप भी बना दी, टाइप्स बिल्कुल सही बनाई। और लोकेशन आईडी पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने ओपन करके इसको रिमूव, जो भी नल है या सब चीज़ों को आपने रिमूव कर दिया। साथ साथ आप एक और भी काम कर सकते हो, डिम टेबल के लिए खसूसन बता रहा हूँ, फैक्ट टेबल के लिए नहीं। डिम टेबल में आपकी हमेशा जो प्राइमरी आईडी होती है, ये प्राइमरी आईडी आपकी सही, फॉरेन आईडी नहीं है। प्राइमरी आईडी में आप एहतियातन आप रिमूव डुप्लीकेट का भी स्टेप अप्लाई कर दो, क्योंकि डुप्लीकेशन अगर प्राइमरी टेबल के अंदर आई, डिम टेबल के अंदर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी आप गए और आपने रिमूव एम्प्टी अप्लाई किया, और आपने रिमूव डुप्लीकेट भी कर दिया। सेम ऐसे ही प्राइसिंग में गए, प्राइसिंग में भी आपने रिमूव एम्प्टी अप्लाई किया और आपने रिमूव डुप्लीकेट भी अप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही आप एम्प्लाई में गए, एम्प्लाई में आपने रिमूव एम्प्टी किया और रिमूव, सॉरी ये मैंने हायरिंग डेट पे कर दिया एम्प्लाई आईडी के ऊपर। एम्प्लाई आईडी जो है वो आपकी यूनिक है। डेट, हायरिंग डेट तो कॉमन हो सकती है, हो सकता है एक ही डेट पे दो एम्प्लॉयज को हायर किया हो, तो आप यहाँ पर उसको रिमूव एम्प्टी और रिमूव डुप्लीकेट, सही है, मेक श्योर कि आप किसी यूनिक आईडी पे रख के आपने ये स्टेप परफॉर्म किया, सही है, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, सही है। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ कहाँ पे यूनिक आईडीज हैं, तो देखें, लोकेशन में लोकेशन आईडी प्राइमरी आईडी आपकी, एक्सपेंस में आपकी फ्लाइट आईडी है, इसके अलावा प्राइसिंग के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं, हम चाहें तो और नॉर्मलाइज कर सकते हैं डाटा को, तो उसकी भी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सेल्स के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ही पड़ी हुई है। अमूमन फैक्ट टेबल में कभी भी आपके पास आईडीज के अलावा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉलम इस तरह से बने हुए हैं, ये कैबिन क्रू, इकोनॉमिक क्लास, ये हमारे पास अननॉर्मलाइज डाटा फॉर्म पड़ा हुआ है, तो हम उसको बाद में क्लीन करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि जब हम इसको करेंगे तो फिर बाद में हम इसको प्राइसिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हम इसे आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिस्क्रिप्टिव ही रहने देंगे। तो फिलहाल हमारे ऑलमोस्ट सारे टेबल्स हमारे क्लीन हो गए हैं, बस इसको एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि कॉलम की डाटा टाइप्स सही हैं। कॉलम की डाटा टाइप्स को सही करना हो आपको, तो आप उसके जो भी रेलेवेंट डाटा टाइप है उसको आप ले सकते हो। ये जो PKR वगैरह आ रहा है, इस तरह की जो बड़े बड़े चीज़ें आ रही हैं, नाम आ रहे हैं, वो सही कर लिया। यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी की स्पेलिंग सही नहीं थी, तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा अगर आप मेक श्योर कर लें कि भाई कॉलम का नाम सही है और कॉलम की डाटा टाइप सही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गलत इसमें सेट हो रही हो, तो वो एक दफ़ा मेक श्योर कर लें भाई। एम्प्लाई में हायरिंग डेट डेट होनी चाहिए, और बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है, पासपोर्ट डेट डेट में है, लोकेशन आईडी आपकी अल्फा अल्फा आ रही है, यानी कि टेक्स्ट में आ रही है, तो ये ओके। प्राइसिंग के अंदर आपका सीटिंग कैपेसिटी नंबर में है और रेवेन्यू भी नंबर में है, ये भी आपका बिल्कुल सेट है, सही है। और एक्सपेंसेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एलोकेटेड कॉस्ट
इस ये 1 2 3 में आ रहे हैं, तो आप उसको एक काम कर सकते हैं, डेसिमल नंबर में कर सकते हो, ताकि बाद में जब वो लोड हो तो वहां पे फ्रंट एंड पे भी डेसिमल के अंदर ही लोड हो। सही। और इस इसको चाहे तो आप शुरू में भी कर सकते हैं। ये मैंने इस स्टेप को डिलीट कर दिया और मैं उस स्टेप पे आ गया जहाँ पे एक्चुअली में टाइप चेंज हुई थी। तो उस टाइप पे क्लिक करके अगर मैं करूँगा तो वो आपसे कहेगा कि उसी को रिप्लेस करना है जो एग्जिस्टिंग स्टेप है, या एक नया स्टेप बनाना है। तो एक मिनट, ये प्रोमोट हेडर पे आके करता हूँ। अब शायद करने दे। नहीं, अभी भी इंसर्ट करने को ही कह रहा है। तो इस टाइप को मैं डिलीट करता हूँ और अब बनाता हूँ। आप ट्रांसफॉर्म में भी जाके डिटेक्ट डेटा टाइप कर सकते हो, और इसको आप सही भी कर सकते हो। एक मिनट, ये इसको, हाँ, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी हमने उसको इंसर्ट करके रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करंट। तो ये हमारी टाइप चेंज हो गई। तो एक ही उसी सेम स्टेप में ही रहते हुए हमारी जो डिजायर्ड डेटा टाइप्स हैं वो हमारी चेंज हो गई। लोकेशन में भी आपने चेक कर लिया कि भाई सब ओके है। सेल्स के अंदर आपकी सबकी डेटा टाइप सही होनी चाहिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो फजूल कॉलम आ रहे हैं बहुत सारे, इसको हम अभी कंबाइन कर लेंगे। कैबिन क्रू काउंट जो है, ये कॉलम हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी कोई सीटिंग कैपेसिटी, वो सीटिंग टाइप नहीं है। सही है। ये बता रहा है कि जहाज में कितना कैबिन क्रू हो। सही है। लेकिन पैसेंजर कितने हैं वो यहाँ से बता रहा है, इकोनॉमी क्लास से लेके मीटिंग कैबिन तक। तो ये 6 नाम है, 6 नाम जुबानी याद कर लें और फिर उसको यहाँ पे मैच करें। ये 6 के 6 नाम आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन 6 के 6 कॉलम को कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम इकोनॉमिक क्लास को क्लिक करके और फिर शिफ्ट दबा के और फिर बाकी सारे कॉलम को हम एरो की के जरिए सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ये 6 कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे होम पे, सॉरी ट्रांसफॉर्म पे। और ट्रांसफॉर्म में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है अनपिवट कॉलम का। तो हम इस पे, हम अनपिवट कॉलम पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 2 नए कॉलम खुल गए। और बाकी इंटायर डाटा हमारा जैसा था वो वैसा ही है। ठीक है। अब इसमें एक चीज एक आपको बता देता हूँ कि फ्लाइट आईडी जो थी वो आपकी पहले एक दफा रिपीट हो रही थी, लेकिन अब आपकी 6 6 दफा रिपीट होगी, 6 दफा, 4 दफा, एक से ज्यादा दफा रिपीट होगी। क्योंकि आपने सारे कॉलम्स को मर्ज करके एक जगह ले आए और यहाँ पे आपने सीटिंग की जो टाइप्स हैं वो डिफाइन कर दी। तो अब आपकी रॉ यहाँ पे डुप्लीकेट्स यानी कि मल्टीपल लॉस हो गई, जो कि कोई गलत काम नहीं है, किसी भी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉडल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, मॉडल काम किस तरह से करेगा, तो आगे रिलेशनशिप किस तरह से बनाने हैं वो आपको पता हो। सही। तो खैर, हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब एट्रीब्यूट जो ये नाम आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है और वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइसिंग में जाएंगे और प्राइसिंग पे यहाँ पे सीटिंग क्लास का नाम को कॉपी करके यहाँ पे एट्रीब्यूट की जगह इसको ये पेस्ट कर देंगे। तो ये जो आगे जो कॉलम आ रहा है ये सीटिंग क्लास हो जाएगा। और वैल्यू की जगह हम कर देंगे, जैसे ये केबिन क्रू काउंट आ रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पे उसको हम नाम दे देंगे पैसेंजर काउंट। तो हमने यहाँ पे ये हमने पैसेंजर काउंट का हमने कॉलम बना दिया। तो अब आपके सामने कैबिन क्रू काउंट भी आ गया, पैसेंजर काउंट भी आ गया, सीटिंग क्लास भी आ गई और ये सब चीजें आ गई। सही। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये है कि फ्लाइट में कैबिन क्रू काउंट जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, बाद में अगर रिक्वायरमेंट होगी कि हमें ये देखना हो कि कितना कैबिन क्रू काउंट पर फ्लाइट हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमें फिर डिस्टिंग करना होगा। और हम पर फ्लाइट के हिसाब से जो मैक्सिमम आपका आ रहा होगा उसको हम ले सकते हैं। फिलहाल एग्जाम की रिक्वायरमेंट में कैबिन क्रू कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसमें सीटिंग क्लास के हिसाब से आपके पैसेंजर काउंट्स आ रहे हैं, जिसको आप बाद में प्राइसिंग के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब पावर क्यूरी में भी ऑप्शन है कि चाहे तो हम प्राइसिंग लेकर आ सकते हैं। हम ये देखें, होम पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे मर्ज क्यूरीज आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो सेल्स के टेबल को हम प्राइसिंग के टेबल से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। सही है। इम्तिहान में अगर आए तो आपको
इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। सही है। हम कनेक्ट नहीं कर रहे, जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसमें मर्ज क्यूरी नहीं हुई हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि अगर मुझे प्राइसिंग को लेना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ। मैंने दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉमन कॉमन, और दोनों टेबल्स आपस में कनेक्ट हो गए। यहाँ पे ज्वाइन काइंड जो है वो आपका लेफ्ट आउटर ही रहेगा, और यहाँ पे आपको मैच भी बता रहा है कि कितनी रॉस मैच कर गई, यानी 100% मैच कर गई। आपने ओके किया, आपके पास एक नया कॉलम खुल गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक्सपेंड के लिए, और इस पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको रेवेन्यू पर सीट की जरूरत है बस। तो ये सीटिंग कैपेसिटी की जरूरत तो है नहीं। है ये यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे प्राइसिंग आ गई, रेवेन्यू पर सीट। सही है। अब पैसेंजर काउंट जितना भी है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सही, अगर आपको लग रहा है कि यार ये एक्सपेंड में एक और भी चीज लाना चाह रहा हूँ, तो आप ये सीटिंग कैपेसिटी भी ला सकते हो, लेकिन अब जरूरत नहीं है तो सही है, कोई मसला नहीं है। सीटिंग कैपेसिटी से एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि भाई पैसेंजर काउंट कितना ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं रेवेन्यू पर सीट के हिसाब से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सही है। अब पैसेंजर काउंट जितना होगा उतना मेरा रेवेन्यू पर सीट होगा, लेकिन मेरी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है उस स्पेसिफिक क्लास की। सही है। अब अगर चाहे ये ज्यादा क्रॉस हो रहा होगा सीटिंग कैपेसिटी से, तो वहां पे मैं कैप कर सकता हूँ। ठीक। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे भी ऐसा हो रहा हो। जितनी भी पैसेंजर को आपने जो भी सीट्स दी हुई हैं, वो मेरे ख्याल से एलिजिबल है कि आप उसको रेवेन्यू पर सीट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये इलॉजिकल है कि आप एक पैसेंजर ने वो सीट को ऑक्युपाई किया है और आप फिर भी उसके रेवेन्यू पर सीट से मल्टीप्लाई ना करो। तो मुझे अभी ऐसी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। तो फिलहाल ये कि सीटिंग कैपेसिटी की तो जरूरत नहीं है आपको। तो बस आप सिंपल पैसेंजर काउंट को रेवेन्यू पर सीट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा पर सीट के हिसाब से कि कितना पैसेंजर काउंट के हिसाब से वो जनरेट हुआ। लेकिन ये एक्टिविटी हम फिलहाल सोल्यूशन में जो मैंने किया हुआ है वो डेक्स के अंदर परफॉर्म किया है। तो इन दो स्टेप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको मैंने करके दिखा दिया कि मर्ज क्यूरी भी किस तरीके से करते हैं, और ये मर्ज क्यूरी आपके सिलेबस का पार्ट है, और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये असेसमेंट में आ सकते हैं तो उसको कैसे परफॉर्म करना है। फिलहाल हमारे ये सारे टेबल्स हमारे ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। जो हमें काम करना था वो हमने सारा काम कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। तो ये बिल्कुल एक ब्लैंक फाइल है, इसमें जब ये फ्रंट पे लोड होगा तो आपको वो सारे टेबल्स आपको नजर आएंगे। ठीक। अच्छा, अब ये जो पावर क्यूरीज जो मैंने अभी लोड की हैं, इन क्यूरीज को आप चाहो तो स्क्रैच से बनाने के बजाय सोल्यूशन से कॉपी करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये जो ट्रांसफॉर्म डाटा पे मैंने क्लिक किया, जितनी भी मैंने क्यूरीज बनाई हैं ये सब मैंने डिलीट कर दी। ये सब मैंने डिलीट कर दी। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है वर्ड का, आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, पावर क्यूरीज के नाम से डॉक्यूमेंट है, और इसमें मैंने सारे टेबल्स की क्यूरीज यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट की हुई। सही है। तो बस इसमें ये कि लोकेशन आपको अपने पास से डालनी होगी। मिसाल है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फाइल की जो लोकेशन है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरी फाइल की लोकेशन है ये रहा। इस फाइल का जो पाथ है उसको कॉपी कर लिया। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या चाहे जो प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे तो आपको ये सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे तो ये आपको पूरा इसका पाथ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो, जहाँ से आपकी मर्जी है आप वहाँ से इसको कॉपी करो, और ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो क्यूरी है ये थी बेसिकली सेल्स की, ये देखें ये सेल्स की क्यूरी है। इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे लेट से, और इसको आप ये जो पूरी मुकम्मल क्यूरी है इसको यहाँ पे रख के आपने कॉपी किया। अब आपको यहाँ पे अगर क्यूरी बनानी है तो अब आप यहाँ पे जाओगे न्यू सोर्स के अंदर, पावर क्यूरी एडिटर आपको ओपन करना पड़ेगा। सही है। भले कोई भी क्यूरी नहीं है, पावर क्यूरी एडिटर आपको ओपन करना पड़ेगा। कहाँ से ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पहले मॉडल को अपडेट कर दें। मॉडल को अपडेट मतलब ये है कि सारे टेबल डिलीट कर दिए मैंने। सही है। अब पावर क्यूरी ओपन होता है यहाँ से, ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा, ये पावर क्यूरी ओपन हुआ। यहाँ पर मैं न्यू सोर्स पे जाऊंगा और ब्लैंक क्यूरी पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक ब्लैंक क्यूरी आ जाएगी। इसके बाद फिर मैं एडवांस एडिटर पे क्लिक करूंगा,
तो उसके बाद मेरे पास एक ब्लैंक क्यूरी पे लिखा हुआ कोड आ जाएगा। ये एम लैंग्वेज कहलाती है। इस पे आपने उस कोड को पेस्ट कर दिया तो आपकी ये क्यूरी बन जाएगी। ये क्यूरी आ गई और उसको आपने रिफ्रेश कर लिया। सप्लाइड पार्ट मस्ट बी अ वैलिड एब्सोल्यूट पार्ट। एक मिनट। देखें, ये पूरी हमारी क्यूरी बन गई। इसका हम नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं, सेल्स का नाम दे दिया। अब आपको उसमें बाद में फोल्डर में लेके जाना है नहीं लेके जाना, एग्जाम की तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो क्यूरी इस तरीके से भी बन सकती है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है उसके जरिए भी आप ला सकते हो। प्लस आप एक और तरीके से भी ला सकते हो। आपने जो सोल्यूशन की फाइल जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आप वहाँ ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी क्यूरीज नजर आ रही होंगी, जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हो। तो आपने सारे फोल्डर समेत ईच एंड एवरीथिंग सबको कॉपी किया, और यहाँ पर आप जो ये नई फाइल है ब्लैंक, इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखें, ये सारी उठ कर आ गई। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कॉपी कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, सही है। आप किसी दूसरी फाइल को ओपन करके, सोल्यूशन फाइल को ओपन करके, वहां से भी आप किसी भी क्यूरी को आप कॉपी करोगे, यहाँ से कॉपी किया और पे पेस्ट कर सकते हो आप। सही है। आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी कर सकते हो। देखो, ये मैंने सबको डिलीट किया, ये डिलीट हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे जो सोल्यूशन फाइल है उसमें हम गए और हमने किसी भी क्यूरी को हमने कॉपी किया। जैसे लोकेशन है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। फिर मैं अपनी अपनी ब्लैंक फाइल पे चला गया और वहां पे मैंने रख के इसको पेस्ट किया। ये देखें, ये क्यूरी मेरी पेस्ट हो गई। अब जो भी स्टेप्स थे वो सारे हो गए, आपको करने की जरूरत नहीं। तो आप क्यूरीज को भी मूव कर सकते हैं। फिलहाल ये कि इसको मैं डिलीट करता हूँ और जितनी भी क्यूरीज हैं इनको मैं मूव कर लेता हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट नंबर ए पूरी हो गई। और आपने अगर अच्छे काम बिल्कुल तरीके से किया है तो ये जो आखिरी टेबल है केपीआई, ये कैसे बना, इसको अभी छोड़ दें और मैं डिलीट भी कर देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो फिलहाल ये सारे आपने टेबल बना दिए और आपने क्लोजन अप्लाई कर दिया, और ये सारे टेबल आपके लोड हो गए। ठीक। उसके बाद आप जाएंगे टेबल व्यू में और आपको यहाँ पे बारी बारी सारे टेबल्स आपको नजर आ रहे होंगे। सही है। हर टेबल की, अपने हर कॉलम की डेटा टाइप आपने डिसाइड कर ली थी पावर क्यूरी में, वो यहाँ पर आ रही। वो यहाँ से भी चेंज हो सकती है, इधर से भी। लेकिन अल्टीमेटली जब आप चेंज करोगे तो ये बैकएंड पे जाके पावर क्यूरी में ही इसको चेंज करेगा, फ्रंट एंड पे चेंज नहीं होता। सही है। हाँ, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है, जो कि डाटा टाइप से एक अलग चीज होती है, वो ये होता है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो वो आप चेंज कर सकते हो। सही है। डेट के लिए अमूमन मैं या तो ये ले रहा होता हूँ, या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर जो आपको समझ में आता है कि यार इस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आप वो डेटा आप फॉर्मेट ले सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्ट किया, तो उसमें जो ये 1D 4mm और 4Y आ रहे हैं, उसमें 1Y कम कर देंगे या 2Y कम कर देंगे, तो वो उस हिसाब से चेंज भी हो जाएगा। वो आपको सिर्फ फिर उसका रिस्पेक्टिव जो भी आ रहा होगा यार, उस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है। बाद में उसको समराइज करना है नहीं करना, और उसकी डेट डेट कैटेगरी क्या होगी आपको बाद में, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स का जो टेबल होगा, लोकेशन का, सॉरी, लोकेशन के टेबल में लेट्स से आपके पास ये लोकेशन आ रही, तो आप इनको कैटेगराइज करेंगे कि भाई ये कंट्री है तो ये कंट्री के हिसाब से कैटेगराइज करना है, वरना मैप का विजुअल नहीं बन पाएगा जो आपकी आखिरी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ऐसी लोकेशन कॉन्टिनेंट है, वो उसमें आपको कॉन्टिनेंट आपको करवाना पड़ेगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। सही है। तो आपने इसको कैटेगराइज करवा दिया। कहीं कहीं पे अगर आपको नजर आ रहा है कि लेट्स फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसिव हैं, ये बिल्कुल सही कैटेगराइज हुए में, इसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी है कि भाई ये डेसिमल में हो जाए, आपके एक्सपेंसिव डेसिमल के अंदर आ जाएंगे, आपने उसको कॉमा कर दिया। ये फॉर्मेटिंग है, ये डाटा टाइप नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, कंफ्यूज मत होगा। सही है। अच्छा, समराइज अगर नहीं हो रहा है, समराइजेशन इसकी ऑफ हुई हुई है, तो समराइज कर लें। जैसे ये डोंट समराइज आ रहा है, इसको आपको सम करना है। सम करेंगे तो यहाँ पे आपका सिग्मा आ जाएगा, सम का साइन आ जाएगा। सही। बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी आप इसको सम कर लोगे।
तो यहाँ पे भी आपके पास समेशन का साइन आ जाएगा। सही। फिर इसी तरीके से आप प्राइसिंग में भी जाओगे, और रेवेन्यू पर सीट को भी आपको सम करना है। सही। कहीं बाद में कोई इशू ना हो। सीटिंग कैपेसिटी को भी आपको सम करना है। तो आपने सीटिंग कैपेसिटी को भी आपने सम कर लिया। सही। अच्छा, इसके साथ साथ आपने सेल्स टेबल के अंदर आप गए, और पैसेंजर काउंट आपका सम हुआ हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। कैबिन क्रू काउंट को भी अब सम हुआ हुआ है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा एक्सपेंसेस हो गया, एम्प्लाई एम्प्लाई के अंदर भी सारी चीज़ें सेट हुई हुई हैं। सही है। तो डेट की जो सेट फॉर्मेट जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। कहाँ गया? मैं ये फॉर्मेट यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सेल्स में गया, फ्लाइट डेट के अंदर मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो जो मेरा फॉर्मेट है वो यहाँ पर आ गया। इसके साथ साथ और कहीं पे भी आपको डेट नज़र आ रही है, आप यहाँ पे सर्च में डेट लिखोगे तो वो सारी डेट उठा के ले आएगा। तो एक हायरिंग डेट है, उसको मैंने चेंज कर दिया। इसके अलावा पैसेंजर एक्सपायरी है, वो भी, वो पासपोर्ट एक्सपायरी है, वो भी मैंने कर दिया। और फ्लाइट डेट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। तो फिलहाल डेट्स मैंने सारी मॉडिफाई कर दी। और कोई भी आपको नज़र आ रहा हो कि यार उसकी जो फॉर्मेटिंग है उस हिसाब से होनी चाहिए, आप उस हिसाब से कर सकते हो। सही। अच्छा, क्योंकि ब्लैंक फाइल थी, जब मैंने लोड किया तो उसने रिलेशनशिप सारे बना दिए। तो रिलेशनशिप को ऑफ करने के लिए, और ये बार बार ये खुद ही बना दिया करेगा, तो रिलेशनशिप्स को ऑफ करने के लिए आप फाइल में जाओगे, और ऑप्शन एंड सेटिंग में जाओगे, और ऑप्शंस में जाओगे, और यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेटिंग का। इसमें करंट फाइल में जाकर आप रिपोर्ट सेटिंग में जाओगे, और यहाँ पर आप क्या कहते हैं, एक तो काम ये करोगे कि उसको आप क्लिक कर दोगे, चेंज डिफॉल्ट विजुअल इंटरेक्शन फ्रॉम क्रॉस हाईलाइटिंग टू क्रॉस फिल्टरिंग। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप क्लिक कर देगा। और उसके बाद आपका जो डाटा लोड हो रहा है उसमें रिलेशनशिप्स में जाकर ये ऑटो डिटेक्ट वाले ऑप्शन को आप उसको बंद करो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सही। तो ये आपने फिलहाल ये कर दिया। ये फर्स्ट लोड पे भी रिलेशनशिप को इंपोर्ट करें तो खैर छोड़ दें, ऑटो डिटेक्ट होना बस बंद करें, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अच्छा, टाइम इंटेलिजेंस को ऑटो टाइम डेट ये जरूर कर दिएगा। सही। तो ये फिलहाल आपका ये सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, और उस टेबल के लिए क्या डेस्क होगा वो मैंने आपको एक अलहदा फाइल में बताया है। तो अब हम इस फाइल को बंद कर रहे हैं। ये हमारी पावर क्यूरी की फाइल है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव। और मैं गया यहाँ पर, ये डेस्क की फाइल आ गई। ये भी आपको अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेस्क की फाइल में हम लोग कुछ कैलकुलेटेड टेबल्स बनाएंगे, कुछ हम कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाएंगे, फिर रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर हम डेस्क के मेजर्स बनाएंगे। सही है। तो शुरू करते हैं। पहले हमें एक डेट का टेबल बनाना है। तो हमने ये पूरी डेस्क की जो क्यूरी है उसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम गए यहाँ पर। सॉरी, ये तो मेरी फाइल है, ये हम आ गए। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल थी। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक नया टेबल बनाना है। तो आप यहाँ पे टेबल टूल्स की रिबन आ रही होती है, ये तभी आती है जब आप किसी भी टेबल पे क्लिक करते हो। सही है। इसके अलावा अगर आपने किसी फील्ड पे क्लिक कर दिया तो आपके पास कॉलम टूल भी आ जाता है, और अगर कोई डेस्क का मेजर पे क्लिक किया तो आपके पास मेजर टूल्स भी आ जाता है। फिलहाल ये कि हमने टेबल पे क्लिक किया, ये टेबल टूल्स आया, तो यहाँ पे हमने न्यू टेबल की रिक्वेस्ट की। तो हमें ये नई टेबल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम डेस्क की क्यूरी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये पूरी क्यूरी आ गई। इसको बस मैं यहाँ पे रख के बाहर आऊँगा, अपना कर्सर पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरी पूरी इसने बना दी। इसको मिनिमाइज किया, ये मेरे पास एक पूरा एक टेबल मेरे पास यहाँ पर आ गया। सही है। अच्छा, इस टेबल में क्या है कि मैंने जो रिक्वायरमेंट थी, अब मैं रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ। जो अब हमारी रिक्वायरमेंट आ गई है
वो पहली रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम दूसरी रिक्वायरमेंट पे आ गए। इसमें हमें डेट टेबल हमें बनाना है, और वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। सही है। और उसमें इस किस्म के सारे कॉलम आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे कॉलम यहाँ पे बन रहे हैं। और जो कैलेंडर का फंक्शन लगाया है वो मैंने यहाँ लगाया है। कैलेंडर का डेस्क के अंदर एक फंक्शन है जिसमें हम स्टार्ट डेट और एंड डेट बताएं, तो वो पूरा एक कैलेंडर बना देता है। उस कैलेंडर में सिर्फ एक ही कॉलम बनाता है, डेट का कॉलम। बाकी कॉलम आपको खुद बनाने होते हैं, उसके जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन है। तो मैंने उसके फंक्शंस को इस्तेमाल कर करके ये सारे कॉलम बनाए। और स्टार्ट डेट और एंड डेट को भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। तो बस मुझे क्या करना होता है, हर दफा जब भी नया असाइनमेंट होता है, जब भी नया क्वेश्चन होता है, तो जो भी उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट का जो मुझे बताया गया होता है रिक्वायरमेंट में, मैं उसको यहाँ से उसको चेंज करता हूँ। ये डेट के फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ये साल ईयर मंथ आ रहा है आपके पास। आप बस ये करोगे कि ये कहते हैं यहाँ पे आपने डेट चेंज की, तो कैलेंडर फंक्शन आपकी उस हिसाब से डेट बना देता है। सही है। डेट के बाद उसी डेट के जो आपकी फील्ड बनी है वो ये आ रही, जो आपकी फील्ड बनाएगा वो ये बनाएगा। इसी को फिर आप बाद में यूज करोगे, मंथ बनाओगे, क्वार्टर बनाओगे, ईयर बनाओगे, ये सारी चीजें। अच्छा, उसमें थोड़ी सी साइंस ये इस्तेमाल की है कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर एंड जो हो रहा है वो आपको ये बता रहा है कि हमारा कैलेंडर तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और यहाँ पे हमारा खत्म होगा। ये 1 साल हमारा इस तरीके से होगा, 3 साल का बनाना है। लेकिन आपका जो ईयर एंडिंग है उस वो आपको जगह जगह बता रहा है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये कि ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये मेरी एजम्पशन है। अगर आपको लगता है, आपको डाउट है कि यार आपकी जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का दिखाना था और पिछला साल पूरा 1 साल ऐसे ही रहेगा, तो अगर आपको इस तरीके से दिखाना है तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के उस पे आप मेंशन कर सकते हो। अजम्पशन आप नोट लिख के डाल सकते हो कि भाई ये मेरा नोट है, ये मेरी अजम्पशन है। और ये है कि जो पिछला साल है वो फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर पे क्लोज होगा। और अगला साल जो है वो मेरा फिर 3 महीने का है, वो मेरा क्वार्टर है। तो अगर आपको इस हिसाब से दिखाना है आप ऐसे दिखा दो। और आपको अगर दिखाना है कि नहीं मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि जब उसने डेट टेबल ही 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है, तो अगर डेटा में जनवरी कभी कभी आ रहा होगा, तो वो जनवरी जो है अगर 2023 का आ रहा होगा तो वो कहाँ दिखाया जाएगा। सही, या तो वो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में आएगा या अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये 1 अप्रैल से ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जिस वजह से आपका डेट टेबल बनाया है। अदरवाइज डेट टेबल फिर आपका सिंक्रोनाइज नहीं है, डेट टेबल फिर आपका मिसमैच कर जाएगा। सही। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, 31 मार्च को अगले साल उसको पे खत्म किया, यानी 3 साल का बनाया हमने, हमारा ये बन गया। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, एक चीज है जो आपको सॉर्टिंग करनी होती है। वो ये कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये मंथ नेम आ रहा है आपके पास, तो मंथ नेम की जो सॉर्टिंग हो रही होती है, अब आप कॉलम टूल्स में जाओगे, कॉलम टूल्स की रिबन में यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम आ रहा होता है। अब मंथ नेम जो है, नॉर्मली क्या होता है, अगर अल्फा न्यूमेरिक के हिसाब से अगर अपने ही कॉलम से सॉर्ट हो गया, तो बाद में जब आप चार्ट बनाओगे तो वो फिर जनवरी को जे के हिसाब से बीच में दिखाएगा। और ए का अप्रैल जो है वो पहले आ जाएगा, भले अप्रैल को पहले ही आना है, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक सॉर्टिंग हो जाएगी, ये आपकी न्यूमेरिक सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी कि कौन सा महीना पहले आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने मंथ नेम के साथ साथ एक मंथ नंबर भी बनाया हुआ है, और वो आ रहा है इस नाम से, फिजिकल मंथ नंबर। सही है। तो आप इसकी जगह इस पे क्लिक कर दो ताकि ये आपकी सॉर्टिंग उस हिसाब से आपकी सॉर्टिंग कर दे। ठीक है। ताकि जब आप बाद में विजुअल बनाओ तो वहां आपको सही आपका चार्ट बने। सही है। ये आपको वहां चीज समझ में आ जाएगी जब मैं विजुअल को बना रहा हूँ। जो अभी काम करवा रहा हूँ वो आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। सेम ऐसे ही आप मंथ ईयर को भी आप सॉर्ट कर दोगे। मंथ ईयर को सॉर्ट करने के लिए आप मंथ नंबर पे सॉर्ट मंथ नंबर पे सॉर्ट कर दोगे, या इसको भी आपको सॉर्ट करना है तो मंथ नंबर पे कर दोगे। अगर आगे कोई क्वार्टर ईयर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है क्वार्टर ईयर या फिजिकल क्वार्टर ईयर, तो इन दोनों की जो सॉर्टिंग है वो आप क्वार्टर नंबर पे रख के कर दोगे। तो आपने ये क्वार्टर नंबर पे रख के आपने कर दी, फिजिकल क्वार्टर नंबर पे। और ये इस क्वार्टर ईयर को भी आपने सॉर्ट कर दिया फिजिकल क्वार्टर नंबर पे। तो कॉलम की सॉर्टिंग अगर नहीं करोगे तो बाद में विजुअल बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी। सही मिसाल है मैंने यहाँ पे एक ये एक चार्ट बनाया
तो मैंने यहाँ पे डेट टेबल लिया, और डेट टेबल के अंदर मिसाल है, मैं यहाँ पे लेता हूँ फिस्कल क्वार्टर ईयर, ये मैंने ले लिया। और मैं चार्ट बनाना चाह रहा हूँ स्टैक कॉलम चार्ट मैंने ले लिया। सही। और इसके अंदर मैं यहाँ पर मिसाल है, मैं कोई काउंट डाल देता हूँ। सही, ये मैंने वाई एक्सिस के अंदर इसका काउंट डाल दिया। अब काउंट जो है वो एक एक ही आ रहा है, क्योंकि हर डेट का एक एक ही है। लेकिन अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो अब आपके क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ होना चाहिए। ठीक है। अब देखें, ये सॉर्टिंग हुई हुई है तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर सॉर्टिंग नहीं हुई हुई होती, मिसाल है, मैं जाता हूँ क्वार्टर ईयर के कॉलम पे, फिजिकल क्वार्टर ईयर, और इसकी सॉर्टिंग इसके अपने ओरिजिनल, जो उसका अपना खुद का कॉलम का नाम है उसी से कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ होता है। तो आप देखोगे कि ये चार्ट को सीक्वेंस में जो दिखाना चाहिए, गौर से देखें तो वो Q1 2023, Q1 2024, Q1 2025, ये तीनों पहले एक साइड में रख दिए। फिर Q2 Q2 Q2, फिर Q3 Q3। तो देखें, इस तरीके से हमें नहीं दिखाना। सही है। तो विजुअलाइजेशन जब हम करेंगे तब तो हमें क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज दिखाना होगा, तो बिल्कुल सही सॉर्ट होना चाहिए। वरना आपके जो स्पाइक्स बन रहे होंगे वो ऊपर नीचे बन रहे होंगे, और ऊपर नीचे कहानी जा रही होगी, जो कि गलत है। सही। तो हम यहाँ पे उसकी सॉर्टिंग को, जो हमारा क्वार्टर नंबर है, फिजिकल क्वार्टर नंबर, इस पे रख के कर देंगे। सही। तो ये सॉर्टिंग है, जो कि मुझे नजर आ रहा है मैंने जहाँ तक करनी थी वो मैंने सॉर्टिंग कर ली। फिर भी आप सॉल्यूशन में जो मेरी फाइल है, अगर गलती से मैं नहीं बता पाऊँ, फिर भी आप देख लें कि ये जो मेरा डेट टेबल है, उस डेट टेबल के अंदर हर कॉलम की सॉर्टिंग मैंने किस तरह से की हुई। ठीक है। कुछ की उसके बाय डिफॉल्ट जो उसका कॉलम नेम है उस हिसाब से ही है। लेकिन अगर कहीं पे मैंने उसकी सॉर्टिंग कुछ और तरीके से की हुई है, तो वो फिर आप उसको देख लीजिएगा, कि जैसे ये उसकी तो अपनी बाय डिफॉल्ट अपने नाम से ही आ रही, लेकिन जैसे ये फिजिकल क्वार्टर एयर है तो इसकी क्या कहते हैं आप बाद में चेंज करके फिजिकल क्वार्टर नंबर पे इस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ये जो भी आपको फिजिकल क्वार्टर है तो आपने इसको फिजिकल क्वार्टर नंबर पे कर दिया। और कोई भी आपको कॉलम नजर आ रहा है कि भाई उसको किस हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, ये मंथ ईयर सॉर्ट का एक ये मुझसे मिस हो गया, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। कैलकुलेटेड कॉलम, इसको मैंने ये फाइल में अपडेट कर दूंगा। और इसको जरा सा, हाँ। तो आपको जो कैलकुलेटेड कॉलम बनाने हैं उसमें एक ये भी बनाना है, मंथ ईयर सॉर्ट। और ये मैंने कॉपी किया हुआ ऑलरेडी। तो जो हमारी ब्लैंक फाइल है उसमें हम डेट टेबल हमने बनाया है, उसमें हमें एक नया कॉलम बनाना है। आप टेबल टूल्स में जाओगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक नया कॉलम बना लोगे। तो ये हमने नया कॉलम बना लिया। अभी हम बारी बारी और भी कुछ टेबल्स के अंदर हमें कॉलम बनाने हैं, और वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। हमें टोटल 5 कॉलम बनाने हैं अलग अलग टेबल्स में जाकर। तो वो उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा। अभी हम वापस आ जाते हैं। हमने कैलकुलेटेड टेबल्स के अंदर डेट टेबल बना दी, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई, उसके नंबर भी। ठीक है, अगर बिल्कुल सही तरीके से बनाया। उसके बाद दूसरा टेबल बनाना है जिसके नंबर नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट नंबर है, क्योंकि इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम जो अपना स्कीमा डिजाइन करेंगे उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने यहाँ पे, अच्छा ये रिलेशनशिप डिलीट कर दूं, उनके रिलेशनशिप उसने बना दिए थे अपने पास से, जो हमने उससे नहीं कहा था बनाने को। सही है, तो उसने बना दिए। मैं रिलेशनशिप बिल्कुल जीरो से बनाऊंगा, तो मैंने सारे डिलीट कर दिए। अच्छा, अब इशू ये आ रहा था सेल्स के अंदर, हमारे पास फ्लाइट आईडी हमारी रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सीटिंग क्लास के हिसाब से मैंने पैसेंजर काउंट बनाया था, जो मैंने आपको बताया भी था कि पावर क्यूरी में जब मैंने उसको ग्रुपिंग की तो फ्लाइट आईडी रिपीट होना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, और फिर क्या हुआ, आपका जो एक्सपेंस है जिसमें फ्लाइट आईडी रिपीट नहीं हो रही, उसमें उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं। लेकिन
एक्सपेंसेस ये कह रहा है कि भाई मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आपकी फ्लाइट में कोई सी भी सीटिंग क्लास हो। ठीक है, बंदा बिजनेस में बैठे, इकोनॉमी में बैठे, मेरा तो ये एक्सपेंस आएगा ही आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको उस एक्सपेंस को सेल्स के साथ मर्ज करने रिलेशनशिप लगाने के लिए आपको एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करोगे, होम पे भी आ रहा होता है मॉडल के अंदर, या आप डाटा व्यू में भी जाके बना सकते हो। कहते हैं टेबल टूल्स में जाके न्यू टेबल पे क्लिक करो तो एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक किया, और न्यू टेबल के लिए मैंने इसको कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे इसको रख के पेस्ट किया, और ये कर्सर को मैंने बाहर रख के क्लिक किया, तो उसने मेरा एक और टेबल बना दिया। ये रहा। अब ये जो टेबल बनाया है, इसको फिर मैं बाद में रिलेशनशिप बनाऊंगा। ठीक है, अब मुझे रिलेशनशिप कौन कौन से बनाने हैं, वो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। मुझे ये रिलेशनशिप बनाना है। जो मेरे अपने रिलेशनशिप थे वो तो मैंने सब डिलीट कर दिए, और जो अब मुझे बाद में रिलेशनशिप बनाने हैं वो मैं अभी बनाता हूँ थोड़ी देर में। सही। तो फिलहाल कैलकुलेटेड कॉलम हम बना रहे थे, उसमें एक हमने बना लिया था। अब हम बारी बारी और भी हम बना लें, जिसमें से एक रिलेशनशिप के बाद बनेगा, वो तो आपका रेवेन्यू वाला है, क्योंकि उसमें रिलेटेड का फंक्शन लग रहा है। सही है। रिलेटेड का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है जब रिलेशनशिप बना हुआ हो। ठीक है। तो रिलेशनशिप अभी बना नहीं है, वो अभी हम बनाएंगे। तो फिलहाल हम बाकी जो हमारे कॉलम्स हैं हम उनको बना लेते हैं। तो ये एम्प्लाई आ रहा है, ये हम एम्प्लाई की टेबल में जाके बनाएंगे। तो हमने एम्प्लाई की टेबल में गए, और यहाँ पर हमने न्यू कॉलम की रिक्वेस्ट दी, और यहाँ पर मैंने ये कॉलम बना दिया। अच्छा, गलती से इसमें 3 भी छप गया। फिर इसके साथ साथ फिर हम इसमें गए, हमने ये भी बना दिया इसी टेबल में रहते हुए। हमने ये भी एक और कॉलम बना दिया, और मंथ ईयर सॉर्ट बन गया है हमारा। बस रेवेन्यू का हमें बनाना है, वो तो हम तभी बना पाएंगे जब आपका रिलेशनशिप बना हुआ हो। तो हम अगर पहले भी बनाना चाहे तो बन नहीं पाएगा। ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं सेल्स के टेबल में, और यहाँ पे मैंने न्यू कॉलम की रिक्वेस्ट दी, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पेस्ट किया। तो अभी वो दिखा रहा है एरर, कि भाई ये फुल रिलेशनशिप नहीं है। तो आप बना भी तो ये एरर देगा। ठीक है। तो खैर, इसको मैं अभी नहीं बना रहा, हम उसको बाद में बना देंगे। फिलहाल मैंने फार्मूला भले पेस्ट कर दिया, ये खुद ही सही हो जाए ऑटोमेटिकली जब मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा। तो जो रिलेशनशिप मुझे बनाने हैं वो अब मैं बारी बारी मैं बनाऊंगा। हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। हमारे रिलेशनशिप जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 7 रिलेशनशिप आपके बनेंगे बारी बारी। पहले डिम फ्लाइट वाले टेबल से बनेंगे, फ्लाइट डेट और लोकेशन आईडी से, और वो डेट टेबल से लगेगा और लोकेशन पे लगेगा। तो हमने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और एक दफ़ा ये भी देख लिया कि भाई ये कार्डिनलिटी क्या है और डायरेक्शन क्या है, ये मेक श्योर कर लें। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको मैंने प्रोवाइड किया है, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई रिलेशनशिप किस तरह का है। 1 to many में जहाँ पे स्टेरिक होता है वो मैनी है, और वन जो है जहाँ पे जिस टेबल की तरफ वन आ रहा है यानी कि उस तरफ है। तो अब आपको इस तरफ जब आप बना रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि भाई डिम फ्लाइट ऊपर है, डिम फ्लाइट इस तरफ आ रही है, और इस तरफ डेट टेबल आ रहा है, लोकेशन आ रही है सॉरी। तो लोकेशन की तरफ वन होना चाहिए, और डिम फ्लाइट लोकेशन आईडी की तरफ स्टेरिक यानी कि मैनी होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनी टू वन लिखोगे, मैनी टू वन यानी कि ऊपर मैनी है और वन नीचे आ रहा है, लोकेशन वन है। लोकेशन आपकी वन होनी चाहिए, और डिम फ्लाइट आपकी उस तरफ मैनी आना चाहिए। और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन आपने सिंगल कर दी, और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव आपने इसको कर दिया। अब आपके ज्यादातर रिलेशनशिप बनेंगे उसमें क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन आपकी सिंगल रहेगी, हाँ कार्डिनलिटी आपकी चेंज हो सकती है। तो ये मैंने एक रिलेशनशिप बनाया। सेम ऐसे ही मैं इसने कहा था कि भाई फ्लाइट डेट को रखकर डेट के टेबल पे रख के आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, और इसके अंदर भी जो डेट टेबल है वो आपका वन रहेगा, और डिम फ्लाइट आपकी मैनी साइड पे आएगी। सही। इस पे हमने यहाँ पे सिंगल कर दिया, तो मैनी टू वन, ये हमने इसको ओके कर दिया। तो एक रिलेशनशिप ये बन गया। फिर एम्प्लाई के अंदर भी हायरिंग डेट और लोकेशन आईडी इन दो के हिसाब से भी आपको बनाना है। तो हम एम्प्लाई के इस पे गए, लोकेशन आईडी पे रख के लोकेशन आईडी पे क्लिक किया,
many to 1, ये ओके कर दिया। और ये बन गया रिलेशनशिप, सही है। और हायरिंग डेट को, इसकी डेट पे क्लिक किया, और ये आपका many to 1 कर गया। उसको सिंगल करके ये हमने बना दिया, तो हमारा ये भी बन गया। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस से तो एक ही बनेगा, और वो आपका ये रहा। इस एक्सपेंस को लेके जाना है डिम फ्लाइट। अच्छा, और फ्लाइट आईडी के जरिए, तो हमने फ्लाइट आईडी पे क्लिक किया और हमने इस पर रख के कर दिया। इसमें एक्सपेंसिव आपका मैनी पे आएगा, और डिम फ्लाइट आपका many to 1, बिल्कुल सही है। और ये सिंगल आपने कर दिया। इसमें मैं देख लूँ, एक्सपेंसिव मैनी साइड पर है, और डिम फ्लाइट 1 साइड पर। अगर आपका गलती से बना भी दिया, तो बाद में यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भाई ये जो रिलेशनशिप है, इस पे स्टेरिक स्टेरिक कहाँ पर है और 1 कहाँ पर है। और उसके बाद आपने सेल्स के टेबल से आपको दो बनाने हैं, फ्लाइट आईडी से, और दूसरा आपको बनाना है सीटिंग क्लास से। तो आपने सेल्स के टेबल से सीटिंग क्लास को उठा के इस पे रख के किया, और सेल्स मैनी आएगा और प्राइसिंग 1 होगा, many to 1। और ये आपका आ गया। देखिए, ये जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपको ये असाइनमेंट का सोल्यूशन बनाने के लिए तो हो सकता है आप एक ही वीडियो में आप बना ले, लेकिन असेसमेंट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार असाइनमेंट को सॉल्व करो, क्योंकि 50% आपका असाइनमेंट से ही एमसीक्यूज बनते हैं। और अगर उसने डायरेक्ट असाइनमेंट से नहीं भी पूछ रहा, तो फिर मजीद वो 20-25% उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे पूछ लेता है। तो भाई ये चीजें आपको बिल्कुल A to Z पता होनी चाहिए। वो शख्स जो ये कह रहा है कि यार मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया, उससे मेरी गुजारिश है कि भाई असाइनमेंट के जो वीडियो लेक्चर डाल रहा हूँ ना, इसको आप भले उसकी स्पीड बढ़ा लो, 1.5x कर लो, लेकिन भाई प्लीज आप उसको जितनी दफा, मल्टीपल दफा रिपीट करते देखते रहोगे, उतना आपके कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे। और सिर्फ यही असाइनमेंट नहीं भाई, हर असाइनमेंट में कोई नया चैलेंज होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले असाइनमेंट्स को भी आप कवर करो, उसके भी वीडियो लेक्चर चले हुए हैं, उन्हें भी आप अटेंड करो। तो ये मैंने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना दिया। अब एक बनाना है फ्लाइट आईडी से डिम फ्लाइट आईडी, तो वो ये रहा, फ्लाइट आईडी से डिम फ्लाइट आईडी। और इसको हमने यहाँ पे सेल्स मैनी होगा, और ये 1 होगा, और ये सिंगल, और ये हमने बना दिया। तो अब मेरे जो रिलेशनशिप है, ये और ये आप मैच करो। मैच कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि यार ये वाली चीज में प्रॉब्लम हो रही है। और आप किसी भी क्लिक करोगे तो ये आपको टूल टिप दिखा देता है कि भाई इसकी कार्डिनलिटी क्या थी, और वो सिंगल था या नहीं था। हालांकि मेरे स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहा, लेकिन खैर, फिर भी आप किसी हद तक कंपेयर कर सकते हो कि भाई सारे रिलेशनशिप वैसे ही बने हुए हैं जैसे बनाने को मैंने कहा था। तो ये सारे वैसे ही बने हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, वो ये कि डेट टेबल का आप जब टेबल बना देते हो, तो उसको फिर आपको बाद में जाकर कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और सॉरी, हाँ, मार्क एस डेट टेबल पे क्लिक करेंगे आप। तो इस टेबल को आपको डेट टेबल कंसिडर करवाना है, और उसमें आप डेट कॉलम सप्लाई कर दोगे जो आपने बनाया था, तो ये बाद में उसको डेट टेबल बना देगा। तो ये इसने डेट टेबल बना दिया। तो ये करना मत भूलिएगा, और जब ये आप बनाएं तो फिर आप रिलेशनशिप को एक दफ़ा देख लें, कोई रिलेशनशिप डिलीट ना हो गया हो उसको बनाने के प्रोसेस में। तो ये फिलहाल ये कि हमारे जितने भी रिलेशनशिप थे वो सारे हमारे बन गए, कोई भी रिलेशनशिप हमारा डिलीट नहीं हुआ। हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे रिलेशनशिप भी बन गए। और ये जो रेवेन्यू का एक कैलकुलेटेड कॉलम था, अब हम इसको भी बना देंगे। तो अब हम वापस आए, और जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया था लेकिन एरर दे रहा था, अब वो एरर नहीं दे रहा। अब उस वो बकायदा आपकी जो प्राइसिंग है वो उठा के ले आया रेवेन्यू पर शीट, उसको मैंने इसी टेबल के पैसेंजर काउंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरा रेवेन्यू आ गया पर फ्लाइट। सही है। अब ये है कि अब आप कह रहे हैं कि फ्लाइट आईडी तो रिपीट हो रही है, तो क्या है कि उसकी रेलेवेंट सीटिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई हो रही है रेवेन्यू से। तो मेरी एक फ्लाइट आईडी का अगर मुझे रेवेन्यू बनाना हो, मिसाल है मैंने एक को मैंने कॉपी किया,
वो एक को मैंने फिल्टर किया। तो इन सबको मैं सम करूंगा, तो मेरी एक आईडी, एक फ्लाइट की जो रेवेन्यू बनती है वो आ जाएगी। फिर उसी फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो मेरे पास आ रही है एक्सपेंस के टेबल में। लेट से ये आ रही है कॉस्ट 16.5 मिलियन और 4 मिलियन, तकरीबन 20.5 मिलियन बन गया। तो 20.5 मिलियन मेरा एक्सपेंस है उस फ्लाइट का। और ये मेरा रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू को आप इसको डेसिमल में कर लो आप, सम ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो ये 1.4 मिलियन है, 2.4 मिलियन है, ये 18 मिलियन है, 21 मिलियन और 17.5 मिलियन। तो मोटा मोटा नंबर है, इस पे हमने सबको सम किया, तकरीबन मेरे ख्याल से ये 60 से ऊपर जाएगा। तो ये रफली लगा लिया हमने, 60 मिलियन बन रहा है हमारा। तो 60 मिलियन हमारा अगर रेवेन्यू है, तो एक्सपेंस हमारा आ रहा था 20.5। तो तकरीबन रफली कोई 40 के आसपास हमारा प्रॉफिट बनेगा इस पर फ्लाइट का। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखानी होगी। खैर, इसको मैं यहाँ पे मैंने फिल्टर खोल दिया, सिर्फ एक रफली एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा था। आप भी साइड में एक्सेल पे खोलकर एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिएगा और फिर बाद में विजुअलाइजेशन से मैच करने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं बाद में कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिलहाल मेरे सारे टेबल बन गए थे, टेबल में कैलकुलेटेड कॉलम सारे बन गए और रिलेशनशिप सारे बन गए। और अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा, और उसको मैं न्यू टेबल से नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पे होम पे जाऊंगा और यहाँ पर एंटर डेटा पे क्लिक करूंगा। तो इससे भी मेरा एक नया टेबल बनता है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ उस हिसाब से लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल लिखा केपीआई, जिसके अंदर मैं डेस्क के सारे मेजर बनाऊंगा, और इसको मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। अब जब ये लोड हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल आ जाएगा। ये आ रहा है केपीआई के नाम से। इसमें एक ही कॉलम है जो कुछ भी नहीं है, सही है। अब इसमें मैं अपना पहला डेस्क का मेजर बनाऊंगा, और लेट से वो आ रहा है केपीआई के अंदर बनेगा एवरेज रेवेन्यू पर फ्लाइट, सही। अच्छा, हर जगह उसके टेबल का नाम भी आ रहा है बाय मिस्टेकली, तो उसको मत लिएगा। बस आपने उसके मेजर का नाम लिया और आपने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं टेबल टूल्स में जाऊंगा और न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा, उसी केपीआई टेबल के अंदर रहते हुए, और यहाँ पे अपना फॉर्मूला पेस्ट करूंगा। और ये एवरेज रेवेन्यू पर फ्लाइट के ब्रैकेट्स भी हटाने। हाँ, तो ये हमारा टोटल हमारा ये बन गया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब मैं ये बना रहा हूँ तो ऑलरेडी जो उसमें जो बने हुए हैं वो आ नहीं रहे, क्योंकि मैं वन बाय वन बना रहा हूँ। तो जब आप बना दोगे तो ये एरर भले दे रहा है, ये बाद में खुद ही सही हो जाएगा। ठीक है, जब मैं अपने लाइन से सारे बनाऊंगा ना, लाइन से वन बाय वन, वन बाय वन, लेट से इसमें एक सबसे पहले बनाता हूँ, और वो है मैं अपना रेवेन्यू का बना रहा हूँ। सही है, टोटल रेवेन्यू। तो उसके लिए हमारा फार्मूला था ये रहा। सही है, ये हमने यहाँ से कॉपी किया, तो ये हमारा पहला बन जाएगा। हमने न्यू मेजर पे क्लिक किया, तो ये हमारा बन गया। हमने सम किया है सेल्स के अंदर जो रेवेन्यू है हमारा, उसको मैं सम कर लिया, तो हमारा टोटल रेवेन्यू बन गया। अब वो जो पहला जो हमारा डेक्स का मेजर था उसमें एक रेवेन्यू हमारा बन गया, तैयार है। तो दूसरा है टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स, वो भी बन जाएगा। तो जब वो भी बन जाएगा तो फिर आपका ये वाला जो डेक्स का मेजर है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, एरर उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वन बाय वन बनाएंगे तो कुछ में वो एरर देगा, लेकिन जब आप सारे बना लेंगे तो एरर आपके सारे में से रिमूव हो जाएगा। जब भी आप डेक्स का मेजर बनाओ तो उसकी फॉर्मेटिंग आप उस हिसाब से कर लो, जो भी उसकी रिस्पेक्टिव फॉर्मेटिंग है। चाहिए कि भाई कहीं पे डेसिमल करना है, कहीं पे परसेंटेज है, कहीं पे आपको कितना डेसिमल के पॉइंट छोड़ने हैं, कहीं पे नहीं छोड़ने हैं, वो आप उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो वन बाय वन आप यहाँ पे सारे डेक्स के मेजर्स बनाओगे। तो अब मैं अपनी ओरिजिनल फाइल में मूव हो जाऊंगा। मैं ये ब्लैंक फाइल बंद कर रहा हूँ ताकि ये सारे डेक्स के मेजर बन जाए। अच्छा, जब डेक्स के मेजर आप बनाने शुरू करोगे, तो जब आपने पहला डेक्स का मेजर बना लिया, उसके बाद आप उस कॉलम को उड़ाना चाहो तो आप उड़ा सकते हो। तो मैं इस कॉलम को उड़ा दूंगा।
मैंने राइट क्लिक किया कॉलम वन पे, डिलीट फ्रॉम मॉडल। तो जब मैं ये करूंगा तो ये इस टेबल को उठा के ऊपर ले जाएगा। और अब इसने इसको बना दिया कि भाई ये जो टेबल है ये डेस्क के लिए उसने रिजर्व कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेस्क के मेजर्स ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैं अब डेस्क के मेजर बारी बारी बनाता रहूंगा। इस टेबल पे क्लिक करूंगा, न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा और बारी बारी बनाता रहूंगा। लेट से दो तीन आपके सामने ही बना देता हूँ। लेट से अब मुझे बनाना था टोटल रेवेन्यू है। अब मुझे बनानी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ रही है। अच्छा, पहले मैंने एलोकेटेड कॉस्ट अलग बनाया है और पैसेंजर कॉस्ट अलग बनाया। और उसके बाद फिर मैंने बनाया। तो ये मैं इस पे आ गया, न्यू मेजर, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। और ये ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव कर दिएगा। तो ये टोटल एलोकेटेड कॉस्ट आ गई। फिर इसको भी मैंने कॉमा में कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने एक न्यू मेजर बनाया और टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट जो थी, बल्कि इसी को मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पे मैं ले आया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कर दिया मैंने। फिर अब मैं बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट। मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया। मैंने लिखा टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल एलोकेटेड कॉस्ट प्लस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी हो तो मैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया। फिर अगर मुझे नंबर ऑफ फ्लाइट्स बनानी है, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स इक्वल टू काउंट, डिस्टिंग काउंट कर सकते हो। बल्कि डिस्टिंग काउंट करूंगा तो खाली फ्लाइट की काउंट आ जाएंगी, या बल्कि खाली काउंट करता हूँ। और सेल्स फ्लाइट आईडी, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है तो डिस्टिंग काउंट ही कर दिया। तो ये मेरी टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी आ गई। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। तो जो मेरा एवरेज रेवेन्यू आ रहा था उसमें ये सही हो गया क्योंकि मैंने ये बना दिया। मैं अपने पास भी देख लेता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स डिस्टिंक्ट काउंट, हाँ। तो फिलहाल ये कि मैंने ये कुछ मेजर्स आपके सामने बनाए हैं, फिर आप बारी बारी इसी तरीके से आप बनाते रहोगे। इसमें स्टार्टिंग में जो मेजर आ रहा है उसको आप नहीं लिखो। इसको मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करा देता हूँ। तो अब इसने सारे डेस्क के मेजर्स में से मेजर हटा दिया। और शुरू में जो हेडिंग थी उसमें से भी हटा दिया, वो मैंने वापस लिख दिया। अब इसने, हाँ, अब शुरू में बस टेबल के नाम लिखे हुए हैं वो भी आपको हटाने हैं। वो प्लीज आप हटा दिएगा। तो ये ब्रैकेट्स भी लगाए हुए हैं, ब्रैकेट्स भी हटा दिएगा। तो ये प्लीज आप मेक श्योर कर लीजिएगा जो भी उसका नाम है उसके नाम में टेबल का नाम ना हो और ब्रैकेट भी ना हो। बस इस तरीके से कॉपी कीजिएगा, रेवेन्यू रोलिंग 3 मंथ। तो फिलहाल आप ये सारे टेक्स्ट के मेजर्स आप कॉपी कर लोगे। इसमें मोस्टली जो आपके फॉर्मूले आ रहे हैं उनमें से आप ऑलरेडी वाकिफ होगे, जो आपके एक्सेल में भी मौजूद हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं और उसके लिए फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में हर टेक्स्ट के फॉर्मूले के बारे में बताऊं। लेकिन ये है कि आपको किसी हद तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इसी लेक्चर से आपको हो जाएगी। तो हमारे डेस्क के सारे मेजर्स बन जाएंगे। तो हमारा असाइनमेंट में रिक्वायरमेंट नंबर ए और बी ये तो हो गई। अब सिचुएशन ये है कि रिक्वायरमेंट नंबर सी, डी, ई, एफ, इन सब के लिए जो पीछे बेस मॉडल बनाना था, यानी रिलेशनशिप बनाने थे,
और डेक्स के मेजर्स बनाने थे, कैलकुलेटेड कॉलम बनाने थे, और जो टेबल भी बनाने थे और मजीद वो आपने सारे बना लिए। तो इनडायरेक्ट नंबर आपको उसके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके नंबर नहीं है, क्योंकि देखें ये काम आप अचीव ही नहीं कर सकते जब आप कोई चीज़ बनाओगे नहीं। ठीक है। तो बैक पे आपने अपनी सारी फाउंडेशन आपने बना दी, ये हमारी सारा काम हमारा हो गया, और ये हमारे सारे टेबल भी बन गए, सब क्लीन हो गए। और भले पावर क्यूरी वाला तो उसने अलग से नंबर रखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो डेस्क के मेजर्स हैं और आपके उन सारी चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप वगैरह के लिए इनडायरेक्ट नंबर भी आपको मिल रहे होंगे। सही है। तो आपका ये काम भी हो गया। अब फ्रंट पे जो विजुअल बनाना है वो कैसे बनाना है, उसके लिए अब हम अपनी ये वाली फाइल को हम बंद कर देते हैं। और अब आपको वो फाइल पे आपको मैं आ जाता हूँ। ये हमारी फाइल। ठीक। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट व्यू में आ गए, और अब हम बारी बारी यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे टाइटल पेज बनेगा और किस किस तरीके से आपके सारे विजुअल वन बाय वन बनेंगे। और उन सारे विजुअल्स के लिए हमारे पास अब जितने भी डेस्क के मेजर्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब हम विजुअलाइजेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट पे आते हैं, जिसमें वो आपसे छह अलग अलग विजुअल्स की रिक्वायरमेंट है उसकी। उसने मेंशन भी किया हुआ है कि आपकी विजुअल्स आपके सबको काउंट करें तो वो छह ही बने। सही है। तो शुरू करते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर सी पे आ जाते हैं। और इसमें देखें, अब बात ये है कि ये मैंने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप उस हिसाब से डिज़ाइन करो। एटलीस्ट पहले बेसिक नंबर सिक्योर करने के लिए आप विदाउट फॉर्मेटिंग विजुअल बनाओ, यानी आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। सही है। अब आप लेट से, ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरी शीट बनाऊं और वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब अगर इस ब्लैंक शीट के ऊपर मुझे विजुअल बनाना है, जैसे मंथली रेवेन्यू दिखाना है मुझे ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 का, यानी आखिरी वाले एक साल की बात कर रहा है। तो फिर मुझे यहाँ पे एक मैं बिल्ड में जाऊंगा, और अब मैं इसके लिए जो भी लाइन चार्ट यूज करता हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई क्लस्टर बार चार्ट, ये मैंने लिया। अब इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। सही है। तो आप अगर विदाउट फॉर्मेटिंग भी बनाओगे ना तो भाई नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको उस बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉर्मेट करो। हाँ, फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज करनी है, वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने जब क्लस्टर बार चार्ट बनाया, तो अब आपको एक तरफ लेना है रेवेन्यू, क्योंकि उसने आपको रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट की है। टोटल रेवेन्यू आप क्लिक कर लोगे। अब क्योंकि ये पूरा एक साथ दिखा देगा, जो भी दिखा रहा है ये 3.4 बिलियन। तो अब आप इसके ऊपर डेट टेबल से इसका जो फिस्कल ईयर है वो आप यहाँ पे करोगे। फिल्टर ऑन विजुअल की बात कर रहा हूँ, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। फिल्टर के तीन लेवल हैं, मैं विजुअल के ऊपर जो अप्लाई करना है उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा उस हिसाब से जो आखिरी साल का रेवेन्यू है 1.1 बिलियन, वो आ गया। सही है। अच्छा, इसको मैंने विजुअल पे अप्लाई किया है, मैंने पेज पे या ऑल पेजेस पे अप्लाई नहीं किया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मंथ भी लेना है, तो मैं यहाँ पे मंथ नेम उठाकर ये एक्स एक्सिस में ले जाऊंगा। तो मेरे पास ये देखें, ये मंथ नेम आ गए। और उसकी सॉर्टिंग अप्रैल से और एंड मार्च पे इस वजह से हो रही है क्योंकि मैंने ये मंथ नेम को सॉर्ट किया हुआ। यहाँ दिखा देता हूँ। डेट टेबल में जाएंगे, मिसाल है अगर मैं सॉर्टिंग चेंज कर देता हूँ। मैंने अभी मंथ नेम लिया था ना, कहाँ गया, ये रहा। तो अब अगर उसकी सॉर्टिंग जो है वो हुई है फिजिकल मंथ नंबर पे, सही है, मैं उसको कुछ और कर देता हूँ। सही है, या जो भी है फिलहाल मंथ नेम पे ही कर देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट है। तो फिर वो अल्फान्यूमेरिक में अप्रैल को तो पहले ले आया, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही किया अप्रैल के हिसाब से, लेकिन उसके बाद देखें क्या ले आया, अगस्त ले आया। ये जैसा थोड़ा स्मॉल हुआ है, मैं आपको अब बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये विजुअल है। नहीं, इसको थोड़ा, ये देखें नजर आ रहा है, अप्रैल इसने पहले कर दिया, और फिर अगस्त दिसंबर फेब। तो देखें ये इसने गलत किया। इसकी सॉर्टिंग एग्जाम में जो प्रेजेंट करनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई मंथ बाय मंथ आए, ईयर एंड और ईयर स्टार्ट बिल्कुल सही हो। तो उसके लिए फिर आपको उसकी जो सॉर्टिंग है, कॉलम टूल्स में जाएंगे, इसको आप थोड़ा मैक्सिमाइज कर लें, और सॉर्ट बाय कॉलम। तो मंथ नंबर हमारा ये रहा।
अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, जो मैंने नया कॉलम बनाया था मंथ ईयर सॉर्ट, ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मंथ ईयर को सॉर्ट करवाना था। तो जो मैंने ये कॉलम बनाना रह गया था, तो ये जो मंथ ईयर है, इसकी सॉर्टिंग आपको मंथ ईयर सॉर्ट से करनी है। ठीक है। मंथ ईयर जो है वो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हुआ होगा इससे, मंथ ईयर अपने अपने ओरिजिनल कॉलम से। आपको चेंज करना होगा उसको मंथ ईयर सॉर्ट से। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपने ये कॉलम बनाया हो। ये कॉलम बनाने का जो डेक्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने सोल्यूशन में तो आपको नजर आ ही जाएगा। सोल्यूशन के लिए मैंने एक एलएलएस फाइल बनाई है डेक्स की, उसमें ये मैंने डाल दिया। तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये करना मत भूलिएगा। देखें, इसमें हर कॉलम की जो सॉर्टिंग है ना, उसको एक दफा मेरे सोल्यूशन से प्लीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि मैंने कैसे की हुई है, क्योंकि बाद में वो बहुत मुतासर करती है आपके जो डाटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है। अब देखें, ये मैंने बना लिया, ये थी उसकी रिक्वायरमेंट। इसको मैं यहाँ पे सॉर्ट एक्सेस में जाकर मंथ नेम पे सॉर्ट करूंगा। तो सॉरी, ये इसको मैं, कहाँ गया मंथ नेम? मंथ नेम में मैंने मंथ नंबर पे किया हुआ, ये मैंने उसको हटाया। और ये मैंने इस पे, एक मिनट। ओहो, अब याद आया। इसको मैंने फिस्कल मंथ नंबर पे करना था, तभी ये जनवरी दिखा रहा है। अब ये हो गया बिल्कुल सही। अप्रैल पहले और मार्च आखिर में। और ये जो मार्च है ये असल में आपका 2026 का मार्च है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने मंथ नेम लिखा हुआ है, तो मंथ नेम से बेहतर ये है कि मंथ ईयर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये मंथ ईयर ले लो, तो उसमें आपके पास महीने के बाद उसका साल भी आ रहा होता है। तो अप्रैल 2025 से हमारा आखिरी साल शुरू होता है और वो खत्म होता है मार्च 2026 में, जो कि वो ये वाली बात कर रहा है। सही है। अब अगर ये बात कर रहा होता है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ पहले क्वार्टर का दिखाना है, तो वो मेंशन करता है। अभी इसने पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की है, तो ये पिछले साल अप्रैल से ही स्टार्ट होगा भाई। अगर आपको लगता है यार आपकी एजम्पशन कुछ और है, तो आप अपने हिसाब से उसको मेंशन कर लो नोट डाल के। नोट अगर डालना है तो आप इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, और यहाँ पर आपको जो लिखनी है बात कि भाई ये मेरी अजम्पशन थी, इस हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया, तो आप वो यहाँ पे लिख दो। सही है। ताकि एंड में एग्जाम के टाइम पे जब वो उसको चेक करे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। सही। इसी तरीके से आपकी अगली रिक्वायरमेंट भी है, आप फ्लाइट आईडी आप रखोगे सबसे हाईएस्ट उस पर रखकर। और आपको हाईएस्ट रेवेन्यू वाली फ्लाइट आईडी चाहिए पिछले 3 साल पे। तो हम उसके ओरिजिनल विजुअल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये फ्लाइट आईडी को भी मैंने बनाया हुआ है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल रेवेन्यू को ही लिया हुआ है, लेकिन मैंने सेल से मैंने फ्लाइट आईडी उठाई, और फिल्टर पे मैंने फ्लाइट आईडी पे मैंने उसको कहा कि भाई, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू को दोबारा डाला और कहा कि भाई जो सबसे पहली जो फर्स्ट उस पे आ रही है हाईएस्ट रेवेन्यू पिछले 3 साल पे, उस पे रख के मुझे ये बना के दिखा दे। तो ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। इसके लिए जो मैंने विजुअल लिया है वो भी दिखा देता हूँ। विजुअल जो मैंने लिया हुआ है, इसका विजुअल हैगा बार चार्ट। तो ये, अब कहेंगे कि सर इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, देखिए फॉर्मेटिंग वैसे आप मेरे विजुअल से भी अपने विजुअल पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये विजुअल है ना, इस विजुअल की आप होम पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, और ये जो एक नया विजुअल बनाया है इस पे रख के पेस्ट करना हो, तो ये देखें ये बिल्कुल सारी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। सही है। अब आप कहेंगे सर आपके विजुअल कैसे आएंगे, तो विजुअल कॉपी भी हो जाते हैं। विजुअल कॉपी हो जाते हैं लेकिन तब होते हैं जब बिल्कुल सही नेम डेट, मतलब जो टेबल्स हैं और टेबल्स की जो फील्ड्स के नाम है या मेजर के नाम है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आप मेरा स्टार्टिंग वाला काम बिल्कुल सेम रखते हैं, यानी पावर क्यूरी वाला काम और डेक्स के मेजर्स वाला काम, यानी कि डेक्स के मेजर जो आप बनाओगे उसके नेम वगैरह सेम हो, अगर सेम होगा सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर लेट से मिसाल है, ये एक नई फाइल है, तो ब्लैंक फाइल पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ विजुअल कॉपी कैसे होता है, विजुअल कॉपी हो जाता है, लेकिन अगर उसको वो जो विजुअल में मैंने पैरामीटर सेलेक्ट किए हुए थे
जो फील्ड्स मैंने ली हुई थी, वो फील्ड अगर उसको नहीं मिलेंगी उसके नाम से तो वो विजुअल एरर देगा। मिसाल है, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई फील्ड ही नहीं है, तो या है भी तो उसके नाम से नहीं है। तो अब मैं अगर इस विजुअल को कॉपी करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे रख के मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट जब करूंगा तो गौर से देखें, इस विजुअल के अंदर जो बिल्ड है उसमें मैंने यहाँ पे मंथ ईयर लिया हुआ है और टोटल रेवेन्यू लिया हुआ है, ये दो चीजें उसको नहीं मिलेंगी तो फिर वो उसको यहाँ पे एरर देगा। ये देखो, मैंने कंट्रोल पेस्ट किया, कंट्रोल वी करके या पेस्ट दबा के भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि भाई मुझे ये दो फील्डें तो नजर ही नहीं आ रही, ये कहाँ पर है। तो अगर उसको मिल जाती तो वो आपको एरर नहीं देता। तो अगर आप काम मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जो अब हमने फाउंडेशन बनाई है पावर क्यूरी के जरिए और डेक्स और मेजर्स के जरिए, रिलेशनशिप के जरिए, अगर वो सारा काम उसके जो भी नाम है अगर बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है जो मैंने रखे हैं, तो फिर आप विजुअल आप कॉपी कर सकते हो। सही है। हाँ, दूसरा ये कि विजुअल की फॉर्मेटिंग अगर आप कॉपी करोगे तो देखें, ये सोल्यूशन जो है ये शेयर हो रहा है सारे स्टूडेंट के साथ, एक ही असाइनमेंट आता है सारे स्टूडेंट्स को। अगर वो एक ही जैसी फॉर्मेटिंग अगर आप रख के आप उसको अपलोड करोगे तो मे बी चांस है कि वो ये इशू बनाए और आपको शो कॉज आपको दे सकता है कि ये आपका असाइनमेंट किसी से कॉपी हुआ है, कोई स्टूडेंट वगैरह। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप प्लीज फॉर्मेटिंग को अवॉइड करें। अगर आपकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल बेसिक भी होगी, मिसाल है तो मैंने बंद कर दिया। फॉर्मेटिंग अगर आपको बिल्कुल बेसिक लानी है कि लेट्स से आपने पहले विजुअल कॉपी कर लिया, अब आपने एक और चार्ट बनाया, ये क्लस्टर कॉलम चार्ट, और ये है बगैर फॉर्मेटिंग का। तो अगर इसकी फॉर्मेटिंग वापस अप्लाई करनी है तो उस पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पर रख के क्लिक किया, तो ये आपके चार्ट को पीछे ले जाएगा, यानी कि कहते हैं पहले जैसा कर देगा। सही है। तो अगर आपका चार्ट इस तरह का भी बन जाए ना और उसको आप बाद में डिलीट कर दें, ये बिल्कुल ब्लैंक चार्ट हमने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया था ताकि फॉर्मेट कॉपी कर सकें। तो आपने फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली, अब फॉर्मेटिंग आपकी यानी कि बिल्कुल बेसिक हो गई। तो अगर आपकी ये फॉर्मेटिंग भी है ना, तो मैं ट्रस्ट मी आपको आई कि आपने कहीं नहीं कहा कि यार आपकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन सब होना चाहिए। अगर देखें, ये खुद विजुअल ये माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट है। अगर ये नीट एंड क्लीन नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट उसको इस तरीके से नहीं रखता। ये बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज कॉपी पेस्ट चाहे कुछ बोल्ड वगैरह करना है या इसको डेसिमल छोड़ने हैं या इसके अंदर लेबल्स दिखाने हैं, तो वो आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे होगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे आपको सारे आपको कहते हैं सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे जो हर विजुअल के अलग अलग होते हैं। सही है। यानी कि ये जो बिल्ड में हम जहाँ पे आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, हर विजुअल की टाइप के अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। मिसाल है, अगर मैं इसको डोनट चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये चेंज हो गए। अगर मैं इसको कहते हैं क्लस्टर चार्ट बना दिया तो मेरे टाइप चेंज हो गए। अगर मैं इसको एरिया चार्ट बनाता हूँ, लाइन चार्ट बनाता हूँ, रिबन चार्ट बनाता हूँ, ट्री मैप बनाता हूँ, मैप बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, तो मेरे उस हिसाब से मेरे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज हो रहे हैं। सही है। और ऑप्शन जो है वो भाई फुर्सत से फारिग वाला काम है। आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक एक विजुअल में जाके उसकी फॉर्मेटिंग में आधा आधा घंटा स्पेंड करो। ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सही है। बेसिक बेसिक फॉर्मेटिंग कर लो कि उसका टाइटल वगैरह डाल दिया, उसके टाइटल को आप सेंटर में ले आओ, उसको बोल्ड कर लो, आप उसका फॉन्ट चेंज करना वगैरह। अब देखिए, फॉन्ट बस बेसिक सा फॉन्ट ले लिया, कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको बहुत कोई तिग्रम लगा के और बहुत खूबसूरत शशका वगैरह लगाना है। ये काम तब करते हैं जब आप बकायदा डाटा एनालिस्ट हायर होते हैं, उस कंपनी में आपको पे भी मिलती है। ये तो एक असाइनमेंट है, आप उसमें इतना काम करो कि आपका काम चल जाए। सही है। तो ये जो सारी चेंजेस हैं ये आप आराम से करते रहेगा। मैं आपको फिलहाल सारे विजुअल्स आपको मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे किस किस तरीके से क्या क्या चीजें बिल्ड की। सही है। तो मंथली रेवेन्यू मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया था। एक ये प्रॉफिट बाय कॉन्टिनेंट है, इसमें भी मैंने यहाँ पे रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट ले लिया है। और लोकेशन में आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लोकेशन से मैंने कॉन्टिनेंट उठा लिया था इसकी जगह। और इसमें मैंने लेबलिंग भी दिखा दी है। लेबलिंग अगर आपको दिखानी हो तो यहाँ पे डाटा लेबल्स को ओपन करेंगे तो ये आपके पास लेबल आ जाएंगे। अब लेबल की बैकग्राउंड क्या होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, भाई वो फिर एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। और
मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको ये सब करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ये कि आपको अगर एक अच्छा विजुअल बनाना है तो आप फॉर्मेट करके उसको बिल्कुल जीरो से हीरो बना सकते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही अब उसने एक और रिक्वायरमेंट में ये कहा था हमसे कि मंथ वाइज उसको रेवेन्यू देखना है पिछले 3 सालों का सारे कंट्रीज का। तो क्या है कि अब अगर मैं हर महीने का दिखाता पिछले 3 साल का तो 36 महीने बन जाते। तो विजुअल इंटरेक्टिव नहीं होता, तो मैंने ये स्लाइसर बनाया, और ये स्लाइसर सिर्फ और सिर्फ इसी विजुअल पे ही काम करेगा। ठीक है। अगर मैं ये चेंज करूंगा तो इससे बाकी विजुअल चेंज नहीं हो रहे। तो इसके लिए मैंने ये किया है, जब मैंने स्लाइसर बनाया तो मैंने यहाँ किसी भी विजुअल पे क्लिक करूंगा ना तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होता है, फॉर्मेट की रिबन आ रही होती है। तो फॉर्मेट की रिबन को ओपन करें आप लेकिन किसी भी विजुअल को नहीं। अभी फिलहाल जिसके ऊपर मुझे करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही, आप किसी भी विजुअल पे सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको ये फॉर्मेट की रिबन आ जाती। तो फिलहाल मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, और स्लाइसर मैंने कैसे क्लिक बनाया है वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। मैंने फिलहाल स्लाइसर पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया, और एडिट इंट्रैक्शन को मैंने ओपन कर दिया। जब मैं एडिट इंट्रैक्शन को ओपन करूंगा तो ये हर विजुअल की जो इंटरेक्टिविटी है उसको ओपन कर देता है। मैं क्या करूंगा, सारे विजुअल्स के जो कोने पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, या तो ये आ रहा होता है या ये आ रहा होता है, मैं नन पे क्लिक कर दूंगा ताकि सारे इसका इंटरेक्शन स्लाइसर के साथ बंद हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अगर खुला रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस विजुअल के साथ खुला रहे। अगर मुझे इस विजुअल के साथ भी बंद करना हो तो मैं इस पे रख के इसको बंद कर सकता हूँ, फिर ये पूरे 36 महीने दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे इस पर रखना है तो मैं इस पे यहाँ पे एक, इसका ऑप्शन का नाम है फिल्टर, और इसका ऑप्शन का नाम है नन। तो नन जो है वो मैं वहां रखूंगा जहां मुझे उससे इंटरेक्शन पैदा नहीं करवानी। सही है, मुझे इंटरेक्शन को स्टॉप करवाना है। तो ये देखे मैंने इस विजुअल के साथ, इस विजुअल के साथ, सबके साथ मैंने उसको नन किया हुआ है। सही है। और बाकी जो ये तस्वीर वगैरह है या ये इसके साथ तो छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो विजुअल्स हिलने नहीं चाहिए, खसूसन ये पांच, एक दो तीन चार पांच, जो छठा है उसके साथ रखना है। तो मैंने पांचों विजुअल्स में मैंने यहाँ पे नन पे क्लिक किया ताकि ये स्लाइसर के साथ इंटरेक्शन। हाँ, अगर आपने उल्टा काम किया, मिसाल आपने इसको क्लिक किया कि इसका इंटरेक्शन इसके साथ, तो देखें ये करने को नहीं कह रहा। सही है। हर विजुअल को क्लिक नहीं करना, बल्कि सिंपल सा स्लाइसर को क्लिक करेंगे। स्लाइसर को क्लिक करने के बाद हर विजुअल पे जाकर इसको आप उस हिसाब से चेंज कर देंगे। सही है। जैसे वॉलपेपर ये विजुअल है, आप चाह रहे कि नहीं ये भी चेंज हो, जो कि नहीं चाह रहा मैं, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको नन पर रख के कर दिया। तो फिलहाल ये आपकी इंट्रैक्शन मैंने आपको बता दी। अब आप कहेंगे कि सही है स्लाइसर बता दें। स्लाइसर बहुत आसान है। ये न्यू पेज पे लाऊंगा, न्यू पेज मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए बनाया। ये देखें, ये मैं यहाँ पर गया स्लाइसर कहाँ है, ये आ रहा है। ये मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया। अब स्लाइसर पे कोई फील्ड लेके आनी है, मिसाल है अगर मैं वही वाली फील्ड ले जाऊं जो फिजिकल फिजिकल एयर था, कहाँ गया, ये रहा, ये आ रहा है। तो ये मैंने फिजिकल एयर लिया है। अब फिजिकल एयर में अगर कोई ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है तो उसको आप रिमूव कर लें ताकि स्लाइसर में बुरा ना लगे। तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और इसको अनक्लिक कर दिया, तो ये हो गया इज नॉट ब्लैंक, फिजिकल एयर इज नॉट ब्लैंक। अच्छा, अगर इस तरीके से नहीं करना तो आप बेसिक फिल्टरिंग में जाके एडवांस फिल्टरिंग में जाओ, और यहाँ पे कर दो इज नॉट ब्लैंक। इस तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें से ब्लैंक हट गया। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही अजीब सा बना हुआ है, या उसको टाइल की शेप में लेके आना है, तो देखें आप ऐसे भी फिल्टर बना सकते हो, स्लाइसर बना सकते हो। हाँ, एग्जाम ने अगर कहा है कि नहीं उस तरह से बनाओ जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ, जैसे वो आगे जाके आपको कहेगा कि इस तरीके से स्लाइसर बना दो, तो वो आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। लेकिन बाद में अगर मिसाल अगर आपको टाइल वाला बनाना है तो टाइल वाला आप कैसे बनाओगे, फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट में आप जाओगे स्लाइसर सेटिंग में। अब आपको इसको वर्टिकल लिस्ट लिखना है, टाइल की सूरत में बनाना है, टाइल की सूरत में इस तरीके से आ रहा है। सही है, ये आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा खुशबू है, तो देखें अब आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसा रखना है। सही है। इसका टाइटल देना है, इसकी कोई सेटिंग, स्लाइसर हेडिंग, वैल्यू वगैरह, तो ये सब चीज़ आप चेंज करते रहेंगे, ये खुद ही होता रहेगा। सही है। बॉर्डर देना है, बैकग्राउंड देना है। आपने कहा कि भाई बैकग्राउंड इस तरह का दे दूं, और इसका जो बल्कि डार्क कर देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू होगी उसको मैं कहते हैं वाइट कलर कर देता हूँ तो ये वाइट हो गया।
फिर आपने कहा कि भाई जो फॉन्ट है उसको ऐसा कर देता हूँ। फिर आपने कहा कि भाई इसके साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। फिर आपने कहा कि भाई इसका जो हेडर है, स्लाइसर हेडर, उसमें फिजिकल एयर आ रहा है, उसको खाली एयर कर देता हूँ या फाइनेंशियल एयर कर देता हूँ। फिर आपने कहा कि भाई मैं उसको बोल्ड करके उसको और कोई अच्छा सा कोई फॉन्ट देकर और उसको बाद में स्लाइसर हेडर तो आ गया, उसको बॉर्डर वॉर्डर देना है या जो भी देना है वो आप कर सकते हो बाद में। ये, हाँ ये बॉर्डर आ गया। ये आपको जो भी करना है ये आप उस हिसाब से कर सकते हो। और बाद में ये आपको अलग से टाइटल देना है। इसको हटा के स्लाइसर हेडर को आपने हटा दिया, आपने अलग से टाइटल दे दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया भाई फाइनेंशियल एयर। और ये आपने सेंटर में कर दिया और ये आपने बोल्ड कर दिया। तो अब आपका ये एक विजुअल बन गया। इसके बाद में आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो बल्कि साइज एंड प्रॉपर्टी, आपने विजुअल बॉर्डर दे दिया, थोड़ा सा शेडो डाल दिया, इसका शेडो भी आ गया। तो अब ये एक छोटा सा विजुअल बन गया। अब आप, जरूरी नहीं है कि अब आप कहते हैं इसी तरह का बनाओ। भाई आप जिस हिसाब से बनाना चाहें आप उस हिसाब से बना सकते हो। आई कैप आपको नंबर उतने ही देगा जितने देने हैं उसको, ठीक है। हाँ अगर उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको वैसा ही बनाना था जैसे अब, वैसे तो इसने यहाँ पे भी इस तरह का नहीं बत कहा कि एग्जैक्टली ऐसे ही बनाए। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इसको कॉपी करते हो तो इस तरह का विजुअल बनाने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सादा खुशबू विजुअल है, ठीक है। इवन ये तीन विजुअल ही बिल्कुल सादा खुशबू है, कुछ खास इसमें बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई। तो आई कैप ने आपको ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का बनाओ, आपकी मर्जी, आपको जैसा बनाना है, सही है। तो वापस आ जाते हैं विजुअल पे। तो आपको मैंने सारे विजुअल बता दिए। एक इस पे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे के तीन विजुअल हैं। इसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई रिक्वायरमेंट नंबर 4 हो गई, वो तो हो गई 5। रिक्वायरमेंट नंबर 6 है कि आपको परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के दरमियान में एक स्प्लिट दिखाना है एज ऑफ 31 मार्च 2026। तो हमने इस पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर इसको, इसका फिल्टर ओपन किया। और यहाँ पर हमने, बल्कि हमने कोई फिल्टर नहीं अप्लाई किया, बस हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ली है और एम्प्लॉयमेंट टाइप लिया। और हमारी जो बिल्ड है वो ये रही। हमने लेजेंड्स में एम्प्लॉयमेंट टाइप को डाला और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी को उठा के डाला, जो कि बेसिकली एक्चुअली में वो उसका काउंट बना रहा है, डिस्टिंक्ट काउंट। तो बेसिकली हमें उसको खाली काउंट दिखाना था कि कितने एम्प्लॉयज हैं कॉन्ट्रेक्चुअल और कितने हैं परमानेंट। और अब आपको उसका हेडर वगैरह देना है तो वो देखें वो सारा आपका मैनेज हो जाएगा फॉर्मेट से। आप फॉर्मेट में जाओ, टाइटल पे आप यहाँ पे लिख दो भाई आपकी जो भी खूबसूरत सी हेडिंग है वो आपने दे दी। और कहते हैं हेडिंग आपकी फॉर्मेटिंग जैसी भी करनी है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाद में अब ये जैसे ये तो एक पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट के ऑप्शन में आपके पास इस तरह के ऑप्शन भी आ रहे होते हैं जो दूसरे विजुअल में नहीं आते। जैसे रोटेशन वगैरह चेंज करनी है आपको, या स्लाइसिंग चेंज करनी है कि भाई इसकी स्पेसिंग कितनी होगी, इनर रेडियस पूरा खोलना है या बिल्कुल 80% पे बिल्कुल साइड पे रखना है, या इसका बॉर्डर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, जो भी आपको उसकी जो सेटिंग करनी कर सकते हैं। सही है, बेसिक भी रखना चाहे तो बेसिक भी रखेंगे तो कोई इसमें इशू नहीं। सही है। अच्छा इसके अलावा एक विजुअल हमने बनाया था जिसमें हमने, मैंने आपको बताया कि हमने इसमें फ्लाइट आईडी पे टॉप वन रखकर हमने उसको उसको टॉप पे ले आए थे। एक विजुअल बनाया है जिसमें उसने कहा था कि भाई हमें वो एम्प्लाई की लिस्ट दिखा दो। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने मैट्रिक्स वाला हमने विजुअल ले लिया था ये टेबल के नाम से। और मैट्रिक्स लेना चाहें वो भी ले सकते हैं आप, एक ही बात है। और इसको हमने बाद में हमने यहाँ पर कौन कौन से कॉलम लिए थे, एम्प्लॉयमेंट आईडी, टाइप और उसकी पासपोर्ट की एक्सपायरी। और इसमें हमने फिल्टर में अप्लाई किया था कि वो लोग जिनके पासपोर्ट एक्सपायर्ड है और एम्प्लॉइज का स्टेटस एक्टिव है, यानी कि वो अभी एक्टिव मौजूद है इस वक्त, सही है। और एम्प्लॉय आईडी में कोई नल नहीं आना और ब्लैंक नहीं आना चाहिए वरना लिस्ट में अजीब सा नजर आएगा।
तो ये हमने कुछ फिल्टर अप्लाई किए, तो उससे हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। जो उसने हमसे कहा कि मुझे, कहते हैं, वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी पासपोर्ट एक्सपायर है। तो मैंने कंट्री भी डाल दिया और टाइप भी डाल दी कि भाई थोड़ा सा एक हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी पता चल जाए कि भाई ये एम्प्लॉय किस कंट्री से है, किस टाइप से है, ये वगैरह। अच्छा, आप कहेंगे सर ये स्लाइसर की रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायरमेंट नहीं थी। बेसिकली मैंने इस विजुअल को इंटरेक्टिव करने के लिए ये स्लाइसर डाला है। वरना अगर मैं ये स्लाइसर हटा दूं, मसलन ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो अब ये इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप ऐसे भी रखना चाहो भी रख लो। मैंने वो स्लाइसर इसलिए दिखा दिया ताकि थोड़ा 12 महीने का नज़र आएगा तो थोड़ा सही रहेगा। सही है। हाँ, कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये कि एटलीस्ट अगर उसमें स्क्रॉल बार डले हुए होते हैं ना, तो सब कुछ एक साथ नज़र नहीं आता। तो ये थोड़ा सा इशू है उसमें। बाद में बंदा अगर यूरोप पे क्लिक करेगा तो सिर्फ यूरोप के कंट्री नज़र आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ना मैनेजेबल है, ये इतना वो नहीं है। ठीक है, तो स्लाइसर एक तरीके से यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज के हिसाब से यहाँ से बन गया और एयर वाइज यहाँ बन गया। तो अब अगर एक सेठ जो है, जो सीईओ है, वो आएगा सुबह सुबह दुकान खोलेगा, तो अगर उसको नंबर नजर आने हैं, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करके उसका रिस्पेक्टिव एयर सेलेक्ट करके नंबर्स को देख सकता है। तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल है। ये है कि अगर मैं ये स्लाइसर हटा दूं और ये सारे महीने हटा दूं, तो फिर ये इतनी लंबी, इतने सारे महीने आ जाएंगे। तो फिर मुझे स्क्रॉल बार यूज करने की मेरी डिपेंडेंसी आ जाएगी। उसके लिए मेरे पास माउस होना चाहिए या लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो डैशबोर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कुछ भी यूज करना ना पड़े, बस स्लाइसर पे क्लिक करें और सब चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बन जाया करें। अब हम आ जाते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर। और दूसरी रिक्वायरमेंट में वो आपसे कह रहे हैं कि भाई इस तरह का एक डैशबोर्ड बना दे। और इस तरह के डैशबोर्ड के लिए मेरे ख्याल से ये तो नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली हु बहू एग्जैक्टली सेम विजुअल बनाए। सही है। मतलब उसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बस ये कि विजुअल की टाइप्स वही रखो कि भाई बार चार्ट कह रहा है, लाइन चार्ट कह रहा है, एरिया चार्ट कह रहा है, या टेबल मैट्रिक्स कह रहा है। तो वो जिस तरह की चीज़ें आपसे कह रहा है वो आप उस हिसाब से आप मैनेज कर लो। हमने यहाँ पे 3 स्लाइसर बनाए। स्लाइसर कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। चाहिए भैया आपको, अगर उसकी टाइप वाइप चेंज करनी है, हम फॉर्मेट में जाएंगे। आप ये स्लाइसर की सेटिंग में जाके वर्टिकल लिस्ट से अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूं, तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो आपको जैसा उसने कहा है वैसा आप रख लो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर विजुअल्स के अंदर जो पहले आपका रिक्वायरमेंट नंबर सी के अंदर विजुअल है, उसी को कॉपी करके आप यहाँ पर लेकर आओगे, मंथली रेवेन्यू को। और उसको फिर आप बाद में जैसे ये 316 to 94 आ रहा है, ये आप नंबर मैच कर लोगे कि भाई ये नंबर यही बन रहे हैं। इसमें कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना, मैंने बस खाली मंथ को ब्लैंक से हटवाया हुआ है। बाकी कोई भी फिल्टर मैंने अप्लाई नहीं किया। तो ये बेसिकली पिछले 3 सालों का जो भी आपका रेवेन्यू है, उसके रिस्पेक्टिव सालों का। अब इसमें मैंने जो मंथ रखा है वो मैंने क्या किया है, मैंने इस महीने को उसका ईयर मैंने नहीं दिया। ठीक है। तो अब ये अप्रैल जो है, ये यानी कि 3 सालों के अप्रैल को ये इसने कंबाइन किया हुआ। सही है, मंथ ने अब जैसा उसने कहा वैसे ही किया हुआ। क्यों? क्योंकि बाद में हम यहाँ से इसको स्लाइस करेंगे। सही है। तो जब मैं इसको अगर स्लाइस नहीं करता, तो फिर वो 3 सालों के अप्रैल को क्लब कर रहा है और वो दिखा रहा था 316 मिलियन। सही है। हाँ, अब अगर आप ईयर के हिसाब से, जो कि बेसिकली ऑडियंस जो यूजर होगा वो उसको स्लाइस करेगा, तो उसके लिए फिर ये रेलेवेंट बन जाएगा। सही है। तो आप उसको स्लाइस यहाँ से नहीं करोगे, आप उसको बना के दे दोगे। जो यूजर है वो आपका फिर बाद में स्लाइसिंग करता रहेगा। तो आपने इसी पिछले विजुअल को आप कॉपी करके यहाँ लेकर आओगे और बस उस पर जो फिल्टर लगा हुआ होगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो इस वाले विजुअल पे मैंने जो सबसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसको मैंने फिल्टर अप्लाई किया है। तो आप उसके फिल्टर को रिमूव करके आप यहाँ पे विजुअल को ले आओगे, बाकी हेडर वेडर जो चेंज करना है वो आप करते रहोगे। फिर ये जो है, ये 4 विजुअल ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने वैसे ही मैंने डाल दिए ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव तो नजर आए कि भाई क्या क्या नंबर बन रहे हैं, मोटे मोटे केपीआई नजर आ रहे हैं कि भाई कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। और मैंने और बहुत सारे डेस्क के मेजर्स बनाए जो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये COGS परसेंटेज आ रही है, या बहुत सारा MTT QTT मैंने कुछ किया हुआ है, वो भी नहीं है, थोड़े बहुत है, कुछ नहीं है।
सेम पीरियड लास्ट ईयर हो गया, या 3 मंथ्स रोलिंग का हो गया, या YOY रेवेन्यू का ग्रोथ हो गया, या प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ये सारे आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। या ये जो मैंने हायर का बनाया हुआ है कि भाई उस साल कितने हायर किए, तो ये सारे आपके डेस्क के मेजर्स आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं। सही, ये सॉरी मैं बताना भूल गया। डेस्क के मेजर्स आपके सिर्फ वही काम आएंगे जो आपके विजुअल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उसको आप हटा दो। सही है। अच्छा, और जहां पे भी मैंने एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशन की हुई है वो सिर्फ मैंने करके दिखाई है, आपको करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये चीजें आपको एसेसमेंट में भले हेल्प कर सकती हैं, कि अगर वो इसी से कोई सवाल बना के दिखा दे और आपसे बोले कि भाई उसका क्यूडिटी रेवेन्यू होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, या एमटीडी फ्लाइट्स होती, क्यूडिटी फ्लाइट होती, या प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता, या YOY रेवेन्यू ग्रोथ निकालना होता, जो उसने अभी नहीं पूछा, हो सकता है वो शायद असेसमेंट में आपसे पूछे। तो वो आपसे नंबर नहीं पूछेगा कि नंबर क्या आ रहा था, वो हो सकता है आपसे पूछेगा उसका फार्मूला क्या होगा। सही है, कि अगर हमें YOY ग्रोथ निकालनी होती तो उसका डेक्स का फार्मूला किस तरह का होता, और वो फार्मूला भी आपसे पूछेगा नहीं। MCQs में आपको 4 ऑप्शन दे रहा होगा, आप किसी सही ऑप्शन को करेक्ट करके आप चूज करोगे भाई ये सही ऑप्शन है। तो ये है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी तैयारी करते हैं अपने इस असाइनमेंट से असेसमेंट के लिए। सही है। फिलहाल अब हम वापस रिक्वायरमेंट नंबर डी पे आ जाते हैं। एक रिक्वायरमेंट मेरी ये हो गई, ये चारों मैंने आपको बता दिया, मैंने खुद ने बनाया है। एक ये मैट्रिक्स टेबल बना दिया जिसमें उसको बता दिया कि भाई हर कंट्री का बाय कॉन्टिनेंट कितने एम्प्लॉइज हैं इस 31 मार्च पे। फिर यहाँ पे उसको बस 3 फिजिकल फाइनेंशियल ईयर की टोटल कॉस्ट देखनी थी। मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्लिट और डाल दिया, मैंने टोटल कॉस्ट के अंदर उसको स्प्लिट दे दिया कि ऑपरेटिंग कितना है और एलोकेटेड कॉस्ट कितनी है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको पता होगा, ब्रेक इवन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आपकी वेरिएबल पोर्शन भी है और फिक्स पोर्शन भी। सही है। और एक एलोकेट कॉस्ट है जो आप बाद में उसको एलोकेट कर रहे हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या इनडायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी। तो आपकी कॉस्ट का पैटर्न वेरी कर सकता है। सही है? अब ये तो खैर 3 फाइनेंशियल ईयर पे मैंने इस पे किया हुआ है। अगर मैं उसको मंथ एंड वाइज करूँ तो उसमें हमें उसका पैटर्न नजर आ सकता है, और ये तो एक खैर बहुत ही छोटा सा डाटा सेट है। इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आप कॉस्ट का पैटर्न को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट सिर्फ थी टोटल कॉस्ट की। मैंने इसमें स्प्लिट करके और मजीद ये डाल दिया। यहाँ दिखा भी देता हूँ। बिल्ड में वाई एक्सिस के अंदर मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट डाल दिए। आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट ही दिखानी है। सही है। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो आपको सिर्फ यही दिखाना है जो कि उसने यहाँ पे दिखाने को कहा है, वो मैंने अपने पास से डाला हुआ था, जो कि आपको रखने की जरूरत नहीं है। सही। तो ये खैर। अच्छा, उसके बाद ये हमारे सारे विजुअल बन गए। स्लाइसर कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर रिक्वायरमेंट नंबर ई के ऊपर आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ई में भी वो आपसे सिर्फ 3 विजुअल्स मेरे ख्याल से कहे थे उसने। कितने कहे थे उसने? हाँ, MTD रेवेन्यू, QTD रेवेन्यू और टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स। बस ये 3 कहे थे, बाकी मैंने खुद ने डाले। सही है। और स्लाइसर कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। स्लाइसर मैंने 3 डाल दिए, तीनों को मैंने मुनासिब समझा कि इसको ड्रॉप डाउन में होना चाहिए, तो मैंने ड्रॉप डाउन में कर दिया। सही है। अब इसने ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो ड्रॉप डाउन हो। आप टाइल भी कर सकते हो, वर्टिकल लिस्ट भी बना सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सही है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, जो भी उसकी रिस्पेक्टिव हेडिंग है वो आप टेक्स्ट बॉक्स डाल के उसकी रिस्पेक्टिव हेडिंग दे सकते हो डैशबोर्ड की, कि भाई इसकी हेडिंग क्या है। जहां जहां मैंने लोगो डाला हुआ है भाई, ये लोगो मैंने खुद ने बना के डाला हुआ है। आपको लोगो को बना के डालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं। सही है। टाइटल पेज भी बेसिक से आप बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कि बटन कैसे बनता है और बटन के ऊपर बुकमार्क कैसे लगेगा, और उसके ऊपर अगर आप होवर करते हैं कर्सर तो आपको ये इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये नाम कैसे लिखा हुआ आएगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। सही है? तो लेकिन ये कि बहुत कोई सच के डालने की जरूरत नहीं। सही है। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर ई के बाद एफ में आ गया। एफ में ये भाई ए की विजुअल है और ये मैप वाला विजुअल है, ये आप डाल दोगे। ये काम तब करेगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। या आप इंटरनेट लगाया या वाईफाई, वरना काम नहीं करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी ये मैं प्राइवेट इंटरनेट से दिखा रहा हूँ, वरना ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेट बंद होता है या फायरवॉल या प्रॉक्सीज वगैरह लगी हुई होती हैं, तो आपका मैप शायद वहां पे काम नहीं करे। तो मेक श्योर कि जब आप इस डैशबोर्ड को बना रहे हो तो आप अपने पर्सनल लैपटॉप या
पर्सनल प्राइवेट इंटरनेट के ऊपर रख के बनाना, वरना ये मैप का विजुअल काम नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। मिसाल है, अक्सर होता है आप अपने ऑफिस की डोमेन आईडी से आपने साइन इन किया हुआ है, तो वो कभी कभी उसके ऊपर भी मैप्स ब्लॉक हुए हुए होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। फिलहाल ये मैप अपने विजुअल बनाया, और मैप विजुअल को बनाने के बाद आप लोकेशन से जो कॉन्टिनेंट या कंट्री वगैरह लोगे, वो आपका कॉन्टिनेंट या कंट्री आपका कैटेगराइज हुआ हुआ हो। अगर नहीं हुआ हुआ होगा तो वो उसको लोकेशन कंसिडर नहीं करेगा, और यहाँ मैप पे प्लॉट नहीं कर सकता उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सही है। तो ये चीज मेक श्योर कर लेगा, सही है। अच्छा, एक चीज ये भी बता दूं कि मैप बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हमें ये देने हो, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी डाल सकते हैं, और लेकिन उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हो वो कैटेगराइज हुई हुई हो। लेट और लॉन्ग अगर कैटेगराइज नहीं हुई हुई होगी तो वो सही से नहीं बना के डालेगा, सही है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो बहुत प्रिसाइज होता है, अप टू 4 5 6 डेसिमल, जितना ज्यादा डेसिमल्स का आपका होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज लोकेशन वो आपकी दिखाता है, सही है। ये असेसमेंट में पूछ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आपकी फिलहाल 4 ही विजुअल्स की रिक्वायरमेंट थी। विजुअलाइजेशन में तो उसने आपका हल्का हाथ रखा हुआ है, इतना कोई बहुत कोई बड़ा हाथ नहीं डाला हुआ। और ये जो मैप चार्ट बनाया है, जरूरी नहीं कि आप इसी तरह का बनाओ, या अब जैसे इसके अंदर इसने क्या कहते हैं, सिर्फ उन्हीं एरियाज को फोकस किया हुआ है जिस पे आपने यहाँ पर रख के किया हुआ है, सही है। तो अब अगर आप इसके फॉर्मेट में जाओगे, तो फॉर्मेट में फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वैसे ये तो साइज एंड टाइटल है, फिर ये टाइटल हो गया, फिर ये मैप की सेटिंग हो गई। मैप की सेटिंग में ये रोड्स वगैरह दिखाना है, या लेबल शो करने हैं या नहीं करने, या उसका कंट्रोल क्या होगा, ऑटो जूम करना है, जूम के बटन देने हैं नहीं देने, तो ये जूम के बटन भी आ जाएंगे। फिर ये लेसो बटन वगैरह जो भी है, और इसका कल्चर किस तरह का होगा, ये सब चीज़ें, सही है। और स्टाइल क्या होगा, एरियल होगा या आपको उसमें ये देखें इस तरह का हो गया, डार्क करना है या लाइट रखना है, या ग्रे स्केल करना है, या रोड वाला स्ट्रक्चर देना है, तो आप उस हिसाब से इसका स्टाइल कर सकते हो। फिर आपके बबल्स का साइज क्या होगा, उसको बड़ा साइज करना है या छोटा साइज करना है, तो आप उस हिसाब से साइज कर सकते हो। ये मैंने छोटा साइज कर दिया तो उसने जूम कर दिया, तो वो जो आपसे करने को कह रहा है आप उस हिसाब से कर लो। देखो मैंने साइज बहुत छोटे छोटे किए हुए, तो उसने उसको उस हिसाब से जूम किया हुआ। तो ये आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। उसके बाद और क्या है, हाँ, तो ये सब चीज़ें आप कर लिएगा, तो ये आपके सारे विजुअल्स आपके रेडी हो जाएंगे। आप अब आ जाते हैं टाइटल पेज के ऊपर। टाइटल पेज के लिए देखिए मैं एक बिल्कुल ब्लैंक पेज बनाता हूँ। अब आप भले अपना टाइटल पेज किसी भी तरीके से डिजाइन करो, आप बहुत सादा खुशबू में अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आपने जैसे ये एक बना लिया, इसको आपने इस पर रख दिया। इसके आपको जो उसके राउंड कॉर्नर्स हैं, रोटेशन वगैरह जो भी आपको करनी हो आप कर सकते हो। शेप का स्टाइल कैसा होगा, आ, इसके जो विजुअल बॉर्डर्स हैं वो आप इसके कॉर्नर्स वगैरह को आप और अपने हिसाब से कर सकते हो। या बैकग्राउंड है इसका, तो बैकग्राउंड किस तरह का होगा और उसका कलर कैसा आएगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी, और उसका शेप आपको इनर रेडियस कैसा रखना है, या कॉर्नर स्टेटस आपने इस हिसाब से कर दिया। फिर उसका फिल वगैरह में कलर थोड़ा सा आपने अच्छा कलर डालना है, या आपने जो भी आपने कलर रखना है वो आपने कलर रख लिया, या और उसके बाद फिर आपको कलर की ट्रांसपेरेंसी आपने मेंटेन करनी है, आपने मेंटेन कर ली या आपने हल्का कर लिया, और ये आपने एक बना दी, सही है। अब इसी पे आपने जरा सा एक अलर रखकर आपने इस पर और रख के, या तो ये एक इस तरह डैशबोर्ड बन गया। अब आप इस पे यहाँ पे अपने बटन बना दो और होम पेज वगैरह बना दो। होम पेज के लिए आप कोई होम की तस्वीर लेकर आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर एक छोटा सा होम लेके डाला हुआ है, जो हर पेज के ऊपर लेके डाला हुआ है। यहाँ पे ये छोटा सा एक लोगो है, ये आपको इंसर्ट करके आप इमेज पे क्लिक करोगे, ये दिखाता हूँ। इमेज पे यहाँ से अपलोड हो जाती है तस्वीर, मैं दिखाता हूँ दोबारा आपको। न्यू पेज पे जाएंगे, और न्यू पेज पे हम गए इंसर्ट इमेज,
इंसर्ट इमेज में यहाँ ब्राउज करेंगे। अब कोई तस्वीर अगर आ रही हो तो मैं दिखाऊं आपको। वैसे ये तस्वीर आ रही है, ये एक इसका लोगो आ गया। ये लोगो बनाने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने सब बना के डाल दिया, एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो पिक्चर आपकी इस तरीके से आ सकती है। अब आपको अगर इस पिक्चर के ऊपर बुकमार्क लगाना है, जैसे मैंने होम का बटन लगाया, तो होम का बटन मैंने बाकी सब पे लगाया हुआ है ताकि कभी भी होम पे जाना हो। ये क्या आ गया, कभी भी होम के ऊपर जाना हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के, तो ये आपका होम पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये कैसे जा रहा है ये मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैंने पिक्चर बनाई थी, इस पिक्चर पे यहाँ पे आप एक्शन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पेज नेविगेशन पे क्लिक करोगे, एंड देन जो आपका होम बटन है टाइटल पेज, आप उस पर सेलेक्ट करोगे, तो अब ये आपका ऑटोमेटिकली होम पे चला जाएगा। टूल टिप में यहाँ पे आप उसको दिखा दो कि भाई ये होम का बटन है, सही, ताकि यूजर जैसे ही कर्सर लेके जाए तो उसको पता चल जाए कि भाई अच्छा ये होम का बटन है। ये हमने उसको ऐसा छोटा सा होम का बटन बना दिया। इसको आप स्टाइल देना चाहो, चाहे कोई बॉर्डर वॉर्डर, कोई बैकग्राउंड वैकग्राउंड, तो ये उस हिसाब से आ गया। इसको आपको, इसके बॉर्डर को आपको वो करना है, क्या कहते हैं, विजुअल बॉर्डर बनाना है, और उसको आपने कॉर्नर इसके राउंड कर दिए, तो ये आ गया। ये यहाँ से इसके बॉर्डर को हम रिमूव कर देते हैं। ये देखें ये आ गया। अब इस पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ तो मुझे ये होम बटन बता देगा कि भाई ये होम बटन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएगा। क्लिक करने के लिए हमारा जो पावर बीआई डेस्कटॉप का वर्जन है, उसके लिए हमें कंट्रोल दबाना पड़ता है। अदरवाइज जब हम इसको पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश कर देते हैं, तो वहाँ हम बस खाली कर्सर पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठक से ये वहाँ चले जाता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कंट्रोल पे दबाया और फिर क्लिक किया, तो ये होम के बटन पे जा रहा है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी क्लिक करेंगे तो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये वहां जाएगा, बगैर कंट्रोल दबा के करेंगे तो नहीं करेगा। सही है। ये मैंने कंट्रोल दबाया और उस पर क्लिक किया, तो ये मैं वहां चला गया। अब ये इमेज के ऊपर भी बनाता है पेज, बुकमार्क, और शेप के ऊपर भी बनाता है। ये तो इमेज थी। अब मैं अगर शेप लेकर आऊं, तो लेट्स से ये मैंने एक शेप बनाया, ये आ गया। अब ये जो शेप है इस पे आप उसको कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहो, तो इसके फॉर्मेट पे गए, और इस शेप स्टाइल में यहाँ टेक्स्ट में इसको लिख दिया कि भाई ये है रिक्वायरमेंट नंबर। लेट्स से ये है इसका केपीआई का डैशबोर्ड। सही है। ये मैंने लिख दिया केपीआई डैशबोर्ड, मिसाल है। और इसको मैंने बोल्ड बोल्ड कर दिया, या जो भी उसकी फॉर्मेटिंग है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, ये आ गया। तो अब मुझे इसका पेज नेविगेशन ओपन करना है। मैं एक्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको पेज नेविगेशन में जाऊंगा, डेस्टिनेशन। अब मुझे नहीं पता केपीआई का डैशबोर्ड कौन सा है, शायद डी वाला होगा। मैं डी पे क्लिक किया, और ये मैंने कर दिया। सही, एक्शन को बंद किया, टूल टिप पे गया, यहाँ पे भी मैंने उसको दिखा दिया कि भाई ये केपीआई के डैशबोर्ड पे जाएगा, तो इसका मैंने उसका टूल टिप दे दिया। सही है। अब जब भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो ये मुझे टूल टिप दिखा देगा कि भाई केपीआई डैशबोर्ड का ये बटन है। अब अगर इसको मैं कंट्रोल दबाकर इस पे क्लिक करूं, मैं इस पे लेकर गया कर्सर, कंट्रोल दबाया, क्लिक किया, राइट क्लिक, तो सॉरी, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मुझे ये वहां पे उसके पेज के ऊपर ले जाएगा। सही है, जो भी पेज है। तो यहाँ पे भी जो मैंने बटन बनाए हुए हैं उसके ऊपर मैंने बारी बारी, कहाँ गया, यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि पेज नेविगेशन से उसका जो भी डेस्टिनेशन है वो लिया हुआ है, और टूल टिप के अंदर मैंने उसका जो भी उसके पेज का नाम है वो लेके डाला हुआ है। ये देखें, आपको ये बारी बारी सबका नाम नज़र आ रहा होगा, और डेस्टिनेशन भी नज़र आ रही होगी। सही है। अब आप शेप का साइज कुछ भी रखो, जैसे ये शेप का साइज मेरे ख्याल से हेक्सागोन है। अब भाई ये मैंने थोड़ा सा हनी कॉम्ब बनाया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हनी कॉम्ब बनाओ, या आपको जैसे भी रखना है आप वैसे रखो। सही है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
किस तरह की शेप बना रहे हो और उसका कैसा आप उसका नेविगेशन वगैरह दे रहे हो, टोटली ये बस वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ने ये कही थी आपसे। जो आखिरी रिक्वायरमेंट है कि आप एक टाइटल पेज बनाओ। ये आपने टाइटल दे दिया है, लोगो वोगो डालने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे सारे बटन वगैरह बना के आप बुकमार्क दोगे। और क्या कहते हैं, उसके अंदर टूल टिप भी लगाओगे, ताकि जब अगर मैं कभी होवर करूं, वैन होवर्ड ओवर, जब भी कर्सर वहां लेके जाऊं तो उसका नाम भी आए। और उसके बाद मैं फिल्टर पैनल के अंदर कुछ फिल्टर डालूं जिससे मैं अपने बाद में फिल्टर कर सकूं, तो मैंने फिल्टर पैनल बनाया। फिल्टर पैनल की सेटिंग जो होती है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिल्टर पैनल की सेटिंग जो है वो आ रही होती है फॉर्मेट से। सही है। जब आप फिल्टर पैनल खोलोगे तो हाँ, कि बटन का स्टाइल कैसा होगा, सॉरी ये जो बटन खोला हुआ, ये देखें, ये आ रहा है फिल्टर की पेन। ठीक है। जब आप कोई भी विजुअल सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी विजुअल सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट इस तरह से आ रहा होता है, जिसमें इस पेज की कैनवस सेटिंग और कैनवस का बैकग्राउंड। तो उसमें फिल्टर की पेन की सेटिंग और फिल्टर के कार्ड्स किस तरह से दिखेंगे, ये किस तरह से दिखेगा, सिलेक्ट होने के बाद किस तरह से दिखेगा, फिल्टर होने के बाद किस तरह से दिखेगा, ये सारी चीजें यहाँ से मैंने जो होती है, जो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने ही किया हुआ है। सही है। कि फिल्टर पेन किस तरह की होगी, उसका फॉन्ट किस तरह का होगा, उसका इनपुट वगैरह, हेडर वगैरह, सर्च बॉक्स होगा नहीं होगा, उसका किस तरह से दिखेगा, उसका सर्च का टाइप 11 फॉन्ट रखा हुआ है, वो उसको छोटा करना है, कम करना है, ये टोटली सारी चीजें आपके ऊपर है। लेकिन आपको फिल्टर जो रखने, मैंने अपने पास से मर्जी से डाल दिए। मैंने फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, जो कि सारे पेजेस में आपको नजर आएंगे। अगर आप गौर से देखो तो आपको सब पेजेस के अंदर आपको ये फिल्टर नजर आएंगे। तो ये फिल्टर मैंने डाल दिए, डेट के हिसाब से डाल दिए। मैं चाहूँ तो इम्प्लाई, लोकेशन, प्राइसिंग वगैरह, या जो भी आपको नजर आता है आप उस हिसाब से उसको डाल सकते हो। तो ये कि आपने यहाँ पे रिस्पेक्टिव फिल्टर यहाँ पे डाल दिए। जब आप फिल्टर डालोगे, फिल्टर डालने के लिए लेट से मैंने यहाँ पे देखें ये कॉन्टिनेंट उठाया और ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये जो कॉन्टिनेंट आ रहा है, लोकेशन कॉन्टिनेंट, इसको आपने रीनेम कर दिया कि भाई ये इतना लंबा नाम, इसको सिर्फ कॉन्टिनेंट दिखाना है। और इसको भी आपको ऊपर लेके जाना है, बीच में लेके जाना है, आपने कहा भाई सबसे ऊपर आए। और अब जब वो सिलेक्ट करे तो वो यहाँ से कर ले। सही। तो ये फिल्टर यूजर के लिए आपने छोड़ दिया, कि जब वो उसको यूज करेगा डैशबोर्ड को, तो उसको वो नजर आ रहा होगा कॉन्टेंट, कि भाई कहाँ पे इसको क्या फिल्टर करना है। ठीक है। अब लेट से ये यहाँ पर है ना, तो अब मैं यहाँ पर एशिया पे जाता हूँ तो ये एशिया में चला जाएगा, यूरोप पे जाता हूँ यूरोप। अब ये देखिए, ये वॉयलेट कलर का जो हो रहा है ना, ये सारी फॉर्मेट की सेटिंग से होगी, कि किस तरह का दिखाना है, फिल्टर कार्ड किस तरह के होंगे। डिफॉल्ट पे ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, अगर मैं अप्लाइड करूंगा तो अप्लाइड का किस तरह से नक्शा नजर आएगा। तो अभी अप्लाई नहीं है, अभी ये डिफॉल्ट पे हुआ हुआ है। जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अफ्रीका दबाया, तो अब ये अप्लाइड की सेटिंग आ गई। डिफॉल्ट की सेटिंग अलग होती। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने किया हुआ है। तो ये मैंने एक फिल्टर की पेन बना दी, जो उसने कहा था कि भाई एक फिल्टर पैनल बनाएंगे आप, इस पे आप फिल्टर वगैरह डाल देंगे। फिर एक बैक का बटन बनाना है, यानी होम का बटन, जो कि उसको टाइटल पेज के ऊपर लेके जा सके। तो बेसिकली आप इस लिहाज से देखें कि लाइक फॉर एग्जांपल ये आपकी एक एंड्रॉयड पे मोबाइल की एप्लीकेशन बनी हुई। तो आप बटन दबा दबा के उसको नेविगेट कर रहे हो। आपने उस पर क्लिक किया, आप उस पेज पे चले गए, फिर आपने कहा कि भाई मैं होम पे जाना चाह रहा हूँ, आप होम पे चले गए। फिर आपने कहा कि भाई मैं दूसरे पेज पे जाना चाह रहा हूँ, आप दूसरे पेज पे चले गए। फिर आपने इसको नेविगेट किया होम पे, फिर आप होम पे चले गए। तो आप उसको उस हिसाब से नेविगेट करा सकते हो। ये बैक का बटन है जो होम का बटन बना हुआ है, तो आप होम पे जा सकते हो। तो ये है कि ये सारी जो इंट्रैक्शन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, किस तरह से इसकी इंटरेक्टिविटी बन सकती है, बटन्स कैसे बन सकते हैं, पेज नेविगेशन किस तरह से होगी, बुक मार्क वगैरह किस तरह से आप उसको होवर करोगे। तो आई होप सो कि आपको मैंने डैशबोर्ड एंड टू एंड एक्सप्लेन किया है। विजुअलाइजेशन में मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखा है, लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूं, विजुअल्स बनाना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम जो था वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और वो काम यही था पावर क्यूरी वाला। और
जो पावर क्यूरी में डाटा को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे क्लीन करना है, यही असल सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद फिर रिलेशनशिप कैसे बनेंगे, ये एक काम बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर आपके इसमें जो कैलकुलेटेड कॉलम बनेंगे, उसके बाद फिर आप डेक्स के मेजर्स बनाओगे। यहाँ तक आपका पावर बीआई का 80% काम आपका हो जाता है। उसके बाद 20% आपका काम जो है वो विजुअलाइजेशन है। तो विजुअलाइजेशन जो है वो समझ लें आइसबर्ग की एक जो टिप होती है वो है, जो 20% है। जो टिप के नीचे जो बिलो द सर्विस है, सरफेस है, वो आपका 80% होता है, जो किसी को नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी को नजर नहीं आ रहा तो क्या उसके नंबर नहीं होते? नहीं, उसके नंबर हैं। रिक्वायरमेंट में कहीं कहीं पे मेंशन भी किया हुआ है, और जहां मेंशन नहीं भी किया हुआ उसके भी नंबर आपको इनडायरेक्टली मिल रहे हैं। सही है। जैसे रिलेशनशिप के नंबर कहीं नहीं मेंशन हुए हुए, लेकिन आपको नंबर मिलेंगे अगर आप रिलेशनशिप सही बिल्ड करेंगे। सही है। तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको A to Z आपको समझा दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्यूरीज हैं, कुछ ही समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपके ऑनलाइन सेशंस होंगे, उसको आप अटेंड करें। उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। और असेसमेंट के हवाले से जो सेशन है आप उसको हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस रिकॉर्डिंग को बार बार आपको अटेंड करना है। और सिर्फ इसी असाइनमेंट को नहीं, पिछले असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करना है। और अगर से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन द मीन टाइम अगर कोई किसी चीज़ में स्टक हो जाओ, तो वो जो जेनेटिव एआई के टूल्स हैं जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है मेटा के नाम से, या आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से भी पूछ सकते हो। नोट एलएलएम के ऊपर पे भी आप जा सकते हो, वहां से आप नोट्स वगैरह, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह बना सकते हो, जो आपको असेसमेंट में आपको हेल्प आउट करेगा। सही है। ये मैं सोल्यूशन जो है मैं अपलोड कर दूंगा क्लाउड के ऊपर, बहुत जल्द पोर्टल के ऊपर भी नजर आना शुरू हो जाएगा। वीडियो लेक्चर आपको वहाँ नजर आ जाएगा। और दूसरी एक चीज ये कि जो मैंने आपको एक सेपरेट फाइल्स वर्ड की प्रोवाइड की है, जिसमें डेक्सी क्यूरीज हैं और पावर क्यूरीज हैं, ये दो फाइलों को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लिएगा। असेसमेंट में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि भाई इसका फार्मूला क्या था, ये क्या था। और जो मैं आपको अभी एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा 100-150 के करीब, जो आपके मॉडरेट टू एडवांस लेवल के टेस्टिंग लेवल के ऊपर बेस करते हैं, वो एमसीक्यूज भी मैं उन्हीं चीज़ों से बना रहा हूँ, ताकि आपका बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एमसीक्यूज आपके बने, जिसका लाइक्लीहुड ज़्यादा होता है कि वो बाद में इम्तिहान में पूछा जाता है। पिछली दफ़ा जो लास्ट अटेम्प्ट हुई थी जनवरी 2026 की, उसमें स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि जो मैंने इनको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए 150, ज्यादातर 80 to 90% एमसीक्यूज उसी फाइल में से ही लगे, उसी में से आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि मैंने एमसीक्यू उस हिसाब से डिजाइन किए। इस दफा भी मेरी कोशिश है कि मैं उसी हिसाब से एमसीक्यूज को डिजाइन करूंगा, ताकि आप उसको फिर बाद में आप कवर अप कर लो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।